हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हो आज हम आपके संग आ गए हैं थर्ड लेक्चर में। आ जाइए जी, आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं देखी है और आज पहली बार आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से देख आइए, और अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास देखने के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपके संग रिवीजन करा रही हूँ फॉर द फर्स्ट 2 क्लासेस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। बस मेरे संग बैठ के फटाफट से जवाब देते जाइएगा, और अगर नहीं करा हुआ है तो बस सुनते जाइएगा। हमने सबसे पहले बात करी थी कि हाउ इज एन एक्ट मेड। हमने कहा एक्ट बनता है, आपका कहीं ना कहीं ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाता है। इट इज प्रपोज्ड बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड कहीं ना कहीं देन इट इज डिस्कस्ड a lot of times in the parliament. It is prepared by some specialized committee. For example, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के लिए एक कमिटी बैठी थी इन 2005 जिन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी थी, एंड द हेड वाज डॉक्टर जे ईरानी। इससे पहला वाला जो 1956 का एक्ट था उसमें कहीं ना कहीं होमी जे बाबा ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार करवा के दी थी कमेटी में। कमेटी के बाद जब ये पार्लियामेंट में आता है, दे डिस्कस अबाउट द, इट इज कॉल्ड एज बिल, एंड व्हेन द बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, it goes to the president for the assent, and then it gets published in the official newspaper of the government, that's official gazette of India। जिस दिन उसमें प्रिंट होता है, मान लीजिए अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस दिन से एप्लीकेबल होता है, मान लीजिए फ्यूचर की कोई और डेट मेंशन है तो वहां से एप्लीकेबल होता है। टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, अगर आप मुझसे बात करो ओवरऑल तो हमारे पास है 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल्स। ये हमने बात करी थी। 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था, ऑन 30 अगस्त 2013 it got published in the official gazette of India। सेक्शन 1 30 अगस्त से ही आ गया था। 12 सितंबर से आपके करीबन 98 सेक्शंस और आए थे, बिकॉज कंपनीज एक्ट 1956 को हटाने में हमें वक्त लगा है, तो 2013 बहुत टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं आया है। ये ओवरऑल हमने बात किया। आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस यस 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल्स, ये जरूर से आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, इसके बिना जी काम नहीं चलेगा हमारा, करेक्ट। उसके बाद हमने बात किया था सेक्शन 1 का। जी मैं आपको बता दूं 2 क्लासेस में हमने बहुत सारे सेक्शंस कर डाले थे। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स 3 बेसिक पॉइंट्स। सेक्शन 1 कहता है कि भाई इट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013, बट मैंने आपको इसके पीछे का मे का सीक्रेट बताया था। ये तो कहने सुनने वाली बातें होती है, मे ये प्यार से कहने की बात है, बट इट शैल बी एक्चुअली कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर सेक्शन 1 में जो बात होती है, इज इट एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, द आंसर इज यस। थर्ड, हमने बात करा था इसमें कहीं ना कहीं कि ये एक्ट एक बार में नहीं आया है, टुकड़ों में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा। ये देखिए हरा हरा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तब उसी हिसाब से ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ऑफिशियल गजट में छाप दी जाएगी ये बात। एंड लास्ट बात हमने करा था जिसमें हमने किया था शॉर्टकट अबाउट सेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। टोटल बच्चों 6 पॉइंट्स आते हैं, ये देखिए हमारे 6 पॉइंट्स कहीं ना कहीं, करेक्ट। हमने 6 पॉइंट्स में क्या क्या बात किया था। सबसे पहले हमने बात किया था कंपनीज जो या तो 2013 उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो ऑफकोर्स इस एक्ट में ही कवर की जाएंगी, या फिर कोई पुरानी कंपनीज 1956 या उससे पहले में जैसे बनी थी, जैसे टाटा, रिलायंस, उनके ऊपर भी अब कंपनीज एक्ट 2013 ही एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट बात हमने इसमें 6 पॉइंट जो किया था, वी सेड दैट एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि बाबा आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, तो फिर लगाना पड़ेगा, फिर कोई इंतु किंतु परंतु नहीं रहेगा। इसके अलावा हमने 4 बातें करी थी, दैट वाज बिग्स। बिग्स में बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938, आप उसे कह सकते हो। थर्ड, हमने बात करा जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एंड लास्ट हमने बात किया था स्पेशल एक्ट कंपनीज। इन चारों के बारे में अपन ने जब बात किया है तो वी सेड दिस ओनली कि भाई साहब आपके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होएगा जब तक कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आपका बिग्स कुछ और कहे तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा जी, बिग्स का शॉर्टकट हमें आता है अच्छे से मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। सो ये हमने बात किया, बिग्स ऑब्वियसली जीतेगा कंपनीज एक्ट 2013 के कंपैरिजन में। हमने कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के एग्जांपल भी करे थे जैसे NHAI है ना, सो उसको आप रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी स्टार्टेड विद सेक्शन 2। मैंने आपको एक बात बताया कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है, करेक्ट है। अब हमने इसमें बात किया सबसे पहले 213 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हमारी भाई साहब 13वीं निकल गई थी। ये देखिए
ये आ गया है हमारा 213। और इसमें जल्दी से बताएंगे मुझे भाई लोग 4 आइटम अपन ने कौन कौन से करे थे। वी डिड 4 आइटम्स, ऑल सम्स ऑफ मनी स्पेंट और रिसीव, जो पैसा आया या गया कंपनी के पास, ठीक है। सेकेंड, ऑल द असेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज। थर्ड, ऑल द परचेजेस एंड ऑल द सेल्स ऑफ गुड्स एज वेल एज ऑफ सर्विसेज। एंड लास्ट, ये सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भैया आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। All items of cost under section 148 as notified by the central government। तो अगर मैं आपसे 4 बात की बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने बात करी भाई साहब, हमें ऑल मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड चाहिए, ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज चाहिए, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148 चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे ये आपके हो गए कहीं ना कहीं सेल्स परचेज। तो ये 4 आइटम में जो लास्ट वाला आइटम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट। 213 के बाद मैंने आपको सेक्शन सिखाया था भैया 240 में हम पकड़ते हैं अली बाबा के 40 चोर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पकड़ते हैं चोरी, एंड दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी से रिलेशन में अगर बात करें तो 5 चीजें बनेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या क्या बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए अलग से नहीं है कुछ भी, वी हैव कंबाइंड विद द प्रॉफिट लॉस ओनली। करेक्ट। सेकेंड, हमने बात करा अबाउट द बैलेंस शीट। थर्ड, हमने बात करा अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ, हमने कहा क्या ये सबके संग के संग जो बात है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। मैंने आपको यह भी दिखाया था कि हो सकता है आप उस साल में कोई फ्रेश इशू करो, या लेट से आप कहीं ना कहीं फ्रेश इशू करके बायबैक कर लो, तो ये सब कुछ मिला के क्लोजिंग आपकी कैपिटल क्या बन रही है वो आपको अलग से स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। और इन चारों से रिलेटेड आपके जो भी साथ में अपेंडिचर्स हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, एनेक्शर्स हैं, आप कुछ भी कह लो, उन सबको अलग से वर्किंग नोट की तरह आपको दिखाना पड़ेगा। ये बात हमने कहीं ना कहीं करी है इन सारे आइटम्स के बारे में। बोलो क्या आप अग्री करते हो? ठीक, ये हमारे 5 आइटम हुए, बट इसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी सिखाया था जिसका आपको शॉर्टकट आता है डॉस, डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड स्टार्टअप्स विच आर ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर 10 years बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। 4 कंपनीज, डॉस, डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल और स्टार्टअप्स, इन 4 कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का देखो जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने 2 सेक्शन और सिखाए थे, एनुअल रिटर्न टाइमली आपका फाइल्ड हो अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल्ड हो अंडर सेक्शन 137। प्राइवेट कंपनीज के लिए ये बात एप्लीकेबल है ऑफ कोर्स, तो ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप सब प्राइवेट ही है, राइट। तो इसको आप लाइटली लीजिएगा। लास्ट क्लास अपन ने जो बहुत डिटेल में करी थी दैट वाज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का अगला ही सेक्शन है 2 क्लॉज 41, दैट इज 241 आप कह सकते हो। हमने कहा जो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, हमने कहा वो होता है फाइनेंशियल ईयर। सारी कंपनीज आजकल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड, वी सेट एग्जिस्टिंग कंपनीज को, अभी उसका अब कोई बात का लॉजिक नहीं रह गया, बट वी डिड इट कि पुरानी कंपनीज को 2 years का ट्रांजिशन पीरियड मिला था। एंड देन वी सेट भैया फॉरेन कंपनीज के लिए तो क्या है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट इंडिया में किसी भी प्रकार से, चाहे होल्डिंग, चाहे सब्सिडरी, चाहे एसोसिएट, चाहे ब्रांच के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रही है, हमने कहा भैया आप अपने जो अकाउंट्स बनाओगे, हो सकता है आपके ईयर अलग फॉलो होते हो आपके देश में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लीजिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो ईयर फॉलो कर लीजिएगा। आपको अगर कम का पीरियड मानना है आप कम का मान लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इस केस में अगेन परमात्मा है और वो आपको जैसे अलाउ करे आप प्लीज वैसे कर लीजिएगा। एंड फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हमने एक सिंपल डिवीजन का बात किया। वी सेड कहीं ना कहीं जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं किसी भी साल में ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, दैट इज इन द लास्ट क्वार्टर अगर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आप आराम से अपना वो साल में न क्लोज करके आने वाले 31 मार्च पे फॉलोइंग ईयर में ले जाइएगा। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये मैंने ऑब्वियस वाला पॉइंट लिखवाया था, ये लिखा हुआ नहीं है। कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है दैट मीन्स बिफोर 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, तो भैया आप एक पूरा क्वार्टर है तो फिर आप अपना उसी साल आने वाला जो 31 मार्च है उसी पे क्लोज करेंगे, अगले साल फॉलोइंग ईयर में नहीं जाने वाले हैं आप कहीं ना कहीं।
एम आई क्लियर अबाउट इट, राइट? मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, आई थिंक अब आप कर लोगे. द स्मॉलेस्ट पीरियड विच विल बी देयर इज 3 months, while the biggest period which will be there is 15 months. 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो 3 महीने ये प्लस 12, और अगर 31 को इनकॉर्पोरेट हुआ है तो सिर्फ 3 महीने. सो दैट विल बी द मिनिमम पीरियड. ये मैंने आपके संग लास्ट क्लास में किया था कहीं ना कहीं, एंड दिस इज अ वेरी क्विक रिविजन. देख लीजिए 10 मिनट्स के अंदर as I said I'll revise, and this is going to be every time. रिविजन करे बिना यार आगे बढ़े तो क्या ही फायदा हुआ. अब मेरे ख्याल से जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं साथ में हो गया, और आज से अपन नया नया बातचीत करने वाले हैं. कह रहे मैम आज क्या पढ़ाओगे? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एकदम धांसू टॉपिक. आपने कहा मैम बता दो. आज का क्लास ना मिक्स क्लास होने वाला है. वी आर गोइंग टू टेक अप लाइट टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू टेक हैवी टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू अ मिक्सचर ऑफ द चैप्टर 1, राइट? अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हम करेंगे. आपने कहा मैम बताओ, बिना किसी देरी के आप बता दो. अच्छा चलो मैं अगला सेक्शन करा रही हूँ. आपने कहा मैम 2-13 टिप्स पे हो गया, 13वीं निकल गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसी गिरी हमारे सर पे. 2:40 में अलीबाबा के 40 चोर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने चोरी पकड़ी, और आपने दोनों के बीच में हमें डिफरेंस का चार्ट भी बनवाया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में, एंड ये चार्ट भी कराया था. आपने कहा यस मैम, ये भी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था. एंड ये देखिए ये रहा वो डिफरेंस का चार्ट. करेक्ट है मैम. कह रहे हैं मैम फिर सवाल पूछो, और हमें सेक्शन में याद कराने का कोई ट्रिप दो ना, कोई नया सेक्शन याद करते हैं. ओके चलो डन, राइट? सी पुराने जमाने में चलते हैं, ठीक है? और मुझे पता है 2-3 बार लगेगा आपको करने में, ठीक है? दादा दादी जैसे शादी ब्याह में जाते हैं आज भी, या आपसे कहते हैं आप शादी ब्याह में जा रहे हो और लिफाफा ले जाने के लिए कहते हैं, ठीक है? तो कितने का लिफाफा वो बोलते हैं? मतलब आपके दादा दादी तो यंग है ना, आप तो जेनजी वाले बच्चे हो मेरे ख्याल से, हम तो मिलेनियल वाले थे, राइट? सो जेनजी वालों के दादा दादी कितना पैसा कहते हैं देने के लिए? बच्चे कह रहे हैं मैं, हमारे घर वाले दादा दादी तो बेकार में कहते रहते हैं, हमारा मन करता तो लिफाफे में से पैसे निकाल के अपना बढ़िया डोमिनोज का पिज्जा खाया है ना? नहीं एक्स्ट्रा मान के चलो सच में पैसे डालने हैं. कह रहे हैं दादाजी कहते हैं 10 रुपये. ये 10 रुपये तो हमारे वाले जमाने वाले दादाजी कहते थे. तुम अपना मॉडर्नाइज बताओ, और वो 1 रुपये का सिक्का मत भूलना. और इंपॉर्टेंट लोगों के यहाँ लिफाफा देने जा रहे हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ. कह रहे मैम बुआ जी किया तो पागल ज़्यादा जाएगा, ठीक है? नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे. मीडियम इंपॉर्टेंट. कह रहे हैं मैम 200, 250, 250 का लिफाफा दे दें चलेगा, और 1 रुपये का सिक्का लगा हुआ है. भैया इंपॉर्टेंट लोगों को कह रहे हैं मैम, कंपनी के इंपॉर्टेंट लोगों को, हाँ कंपनी के भी, और अपने घर पे भी मान के चलो. आप इंपॉर्टेंट लोगों को मिलने जा रहे हो, दैट इज की मैनेजरियल पर्सोनल. KMP का डेफिनेशन इतना आता है, नहीं अलग से नहीं पूछेंगे वो डेफिनेशन, बट KMP वर्ड इतना आएगा कि फिर आप मुझसे आगे जाके पूछोगे मैम KMP का मतलब. इसलिए मैं आज आपको डिटेल में करा रही हूं. KMP का लिफाफा बनेगा 251 का, 251 का. ये देखिए लिफाफा आ गया है. कह रहे मैम वाओ 251 की मीन्स इंपॉर्टेंट. अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड की, आप उसे क्या बोलोगे? सानुकी वाला की नहीं, की मीन्स इंपॉर्टेंट, राइट? मैनेजरियल पर्सोना. ये जो भाषा है ना KMP वर्ड, ये कंपनीज एक्ट 2013 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है. पहले तो क्या डायरेक्टर्स वगैरह ज्यादा चला करता था वर्ड, ठीक है? KMP की वजह से हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बेसिस पे है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जो कंपनी के एक तरीके के आप समझ लीजिए राइट्स रिप्रेजेंट करते हैं, हक रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपनी की पावर दूसरों के सामने प्रेजेंट करना जानते हैं, दे आर KMP. आपने कहा मैम ठीक है, उससे हमें याद रहेगा इंपॉर्टेंट लोगों को 251 का लिफाफा जाता है. कितने का लिफाफा जाता है? 251 का लिफाफा, ठीक है? 251, राइट? 2+51. अब एक और तरीका आपको बता दूं ये याद करने का, ठीक है? इंपॉर्टेंट तो है इन द सेंस कि ये एग्जाम में डायरेक्टली लिखने को नहीं आएगा, परंतु ये रेफरेंस में आ जाता है कई जगहों पे. 5+1 करिएगा. कह रहे मैम 5+1 6. बोलो ना, बोलते नहीं हो, एकदम ऐसे बैठ जाते हो. कह रही डेमो जल्दी बताओ. 5+1 6. 6 लोग हैं KMP में कहीं ना कहीं आपके. ये रहे सामने. आपने कहा मैम कौन कौन है? पहले तो याद करा देती हूं मैं. तुम यहां क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में देखो, जल्दी से देखो. CEO, CFO, CS. फिर से 3C. कह रहे मैम 3C एग्जैक्टली. CEO, CFO, CS. फुल फॉर्म लिखिएगा.
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। तो 3 लोग कौन कौन हो गए हमारे? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हो, जिसको आप मैनेजर भी कह सकते हो। नाम बदल जाते हैं कंपनी वाइज कभी कभी, परंतु आप इनको ऑल्टरनेटिवली भी कह सकते हो। इस कंपनी में एमडी मैनेजर का क्या रोल रहता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सेक्शन 200 के पार आता है कि जिस कंपनी में एमडी के नाम से बंदा होता है उस कंपनी में मैनेजर नाम से नहीं होता। ये मैं एक्स्ट्रा में नहीं जाऊंगी, ठीक है। आप तो ऐसे ही कर लो अभी इस लेवल पे, सीईओ और एमडी और मैनेजर। और एक बात सुन लेना कान खोल के, कई बच्चे इसे नॉर्मल मैनेजर समझ लेते हैं। कह रहे मैनेजर, कोई बंदे ने कहा कंपनी में मैनेजर है, हमने कि सलाम साहब केएमपी हैं आप। अरे भाई साहब, उस मैनेजर की बात नहीं हो रही है। दे आर नॉट परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, नो। ये मैनेजर लग रहा है लाइट वर्ड है, बट इज एक्चुअली इक्वलेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। सो अब कह रहे मैम आपने वो एक बीच में बात कही थी, हम उसमें अटक गए हैं कि किसी कंपनी में जिसमें एमडी होता है उसमें मैनेजर नहीं होता। देखो ये सब बातें ना सेक्शन 200 के बात की है। बेसिकली दे सेड अगर कोई डेजिग्नेशन एमडी के नाम से है तो वो मैनेजर उस कंपनी में फिर दूसरा सेम पोजीशन पे ऐसे नहीं हो सकता, बट उस बारे में बात नहीं करते हैं अपन। अभी तो यही समझ लेते हैं 3C का पहला सी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये देखिए सी, आपने कहा मैम ठीक है, सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम एमडी भी कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं। अगर कहीं दिया हुआ है कि एमडी है तो आप समझ जाना केएमपी की बात हो रही है। आपने कहा मैनेजर है, आप समझ जाना वो केएमपी है। सीईओ अगर कोई बंदा है, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है सीईओ। सेकंड, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ या एमडी हो गया सारे डायरेक्टरों का हेड एमडी। वैसे ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, इसके बिना फाइनेंस नहीं चलेगा, बिजनेस कैसे होगा। तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, केएमपी में कवर किया जाएगा। तीसरा आए द कंपनी सेक्रेटरी। आपने कहा मैम हमारा तो दिल टूट गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे मैम, सीए को केएमपी में नहीं लेंगे, कई बच्चों को बुरा लगता है, ऐसा क्यों कर दिया इंस्टीट्यूट ने, ऐसा क्यों कर दिया कंपनीज एक्ट। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें तो मिली है और ज्यादा इज्जत। एग्जैक्टली, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन आउटसाइडर। वो बाहर का बंदा है, घर की मीटिंगें ऑर्गेनाइज कराता नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है बेटे। कंपनी सेक्रेटरी की तो खास बात यही है, वो कंपनी का सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा आदमी है सीएस। वो बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संग, उसको पता है कि मीटिंग करानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा अरे भाई साहब अंकल आओ जल्दी से, आप सीएस हो, हमने ये सब कह लिया, डिस्कस कर लिया, अब बताओ मीटिंग कब करनी है, मीटिंग में किसको बुलाना है, मीटिंग में कागज क्या बंटने हैं, क्या रेजोल्यूशन पास होगा, कैसे डिस्कशन होगा मीटिंग का, लिखोगे कैसे, रिकॉर्ड कैसे बनाओगे मीटिंग का। भैया ये काम, पहली बात तो ये सीए को आता नहीं। दूसरा, सीए आउटसाइडर है, सीए कंपनी के अंदर गुटरगू करने के लिए नहीं बैठा है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे क्या करना है कंपनी के संग। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेनली स्टैच्यूटरी काम कर रहा है, मैंडेटरी काम कर रहा है ऑडिट का। वो तो जब सब हो जाएगा ना, सब निपट जाएगा, तब आएगा देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए। तो वो आउटसाइडर है, उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करिएगा, इंडिपेंडेंट ट्रीट करिएगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या इंटरनली बैठा हुआ है, सीए आउटसाइड बैठा हुआ है, दैट्स वाई केएमपी का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक, एज अ प्रोफेशनल। हाँ, अगर आप कहो कि मैम हम सीए नहीं है, या मतलब सीए हैं पर सीए की कुछ काम नहीं करते, किसी कंपनी को बिजनेस चलाते हैं और उसमें मेन एमडी है, फिर बात अलग हो गई। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट केएमपी को जगह नहीं मिली। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ केएमपी बिकॉज ही इज नॉट एन इनसाइडर पर्सन, इज एन आउटसाइडर पर्सन। ठीक, सो 3 सी हो गए, सीईओ, सीएफओ, सीएस। स्मार्ट नहीं, शॉर्टकट नहीं लिखोगे एग्जाम में। कह रहे हैं हमने सोचा मैम ऐसे लिखाएंगे, कई बच्चे पेपर में ऐसे लिखते हैं, जब टेस्ट लेते हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं। केएमपी कह रही है तो हमें आता ही है, वाओ पूरे नंबर आएंगे। सीईओ, सीएफओ, सीएस, फिर कुछ बच्चे भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस, भूला। सीएस के संग कह रहे हैं, सीए भी तो कही थी मैम ने, सीए कह रहे हैं उस बेचारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या बिगाड़ा है किसी का सीए में, सब लिख देते, कह रहे हैं कुछ भी लिख दिया। अरे भैया मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, कह रहे हैं मैम बहुत प्यारा टेस्ट गया है, आज आप एकदम इंप्रेस हो जाओगी, 3 में से 3 दोगी। मैं 3 में से देती हूँ आधा नंबर,
कह रहे मैम आधा नंबर मिलेगा बस, फिर आके कहते हैं कह रहे इंस्टीट्यूट वालों ने गलत कर दिया, फेल कर दिया। अरे भाई ऐसा आंसर लिख के आओगे तो नहीं मिलेंगे नंबर, पूरा समझाना है। देखो जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ, कह रहे मैम ये डब्बे भी बनाया है हरे पीले नीले, नहीं ठीक है। तो 3 बातें ये हो गई। अब चौथी बात हमने करी होल टाइम डायरेक्टर की। होल टाइम देखो दो टाइप के मेन डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी में, होल टाइम एंड पार्ट टाइम, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरीज में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। लेट्स स्टिक टू द सिलेबस, राइट। फाइनल में है ये टॉपिक्स। होल टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डेडिकेटेडली पूरे दिन अपना काम एक कंपनी में बैठ के करे, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर, राइट। एंड जो कई कंपनीज में थोड़ा बहुत कहीं पार्ट टाइम में बैठा है, आया आया नहीं आया नहीं आया, बहुत कोई उसका ओपिनियन नहीं है कंपनी में, दैट्स पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब आप बताना, आप सोच के बताओ, जो कभी कभी आए उसे इज्जत दी जाए या जो आपके संग साथ निभाए उसको इज्जत दी जाए? बताओ। कह रहे मैम बात तो गहरी कह रही हूँ, आपकी आंखें बता रही हैं। बिल्कुल, जो कंपनी में पूरे टाइम डेडिकेटेडली बैठे उसे इंक्लूड करो यार केएमपी में, पार्ट टाइम वालों को चलो 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 आगे बढ़ो, होल टाइम डायरेक्टर को कवर किया जाएगा। तो अगर मैं 4 लोगों की बात करूं तो 3 तो सी हो गए, सीईओ, सीएफओ, सीएस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑल्सो मे बी कॉल्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हु विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंस। आपका थर्ड हो गया हमारा कहीं ना कहीं, जल्दी बताओ, कंपनी सेक्रेटरी। एंड लास्ट होल टाइम डायरेक्टर। ये 4 आइटम बताए आपने कहा, मैं आपने कहे थे 6 आइटम बताओगी, एग्जैक्टली 6 ही बताऊंगी। एक लास्ट वाला पहले करते हैं। सच एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। व्हाट डू यू मीन दैट एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड? इन्होंने कहा इन 5, अभी हम 5 पे भी करने वाले हैं, इनके अलावा अगर किसी और को कह दिया जाएगा ये तू केएमपी बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द एक्ट, तो उसको भी केएमपी में कवर कर लिया जाएगा। बोले तो इस आखिरी डब्बे से हमने ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन छोड़ दिया। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन छोड़ दिया? इट सिंपली मीन्स ये है एसेट्रा। अगर जरूरत पड़े कि किसी और को हमें इंक्लूड करना है एस केएमपी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है एस को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है चलो 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी, मान लो सिर्फ ऐसा मान लो, ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, मान मत लेना। क्या सीए को कहे चल 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 तू भी केएमपी में बैठेगा, तो फिर बैठा लेना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि एक्ट ने कह दिया एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड जैसे कहा जाएगा। बट आज 2025 में इतने साल बाद भी देयर इज प्रैक्टिकली नो अदर ऑफिसर हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। कोई और ऑफिसर नहीं है जो प्रिस्क्राइब्ड है। सो कह रहे मैम ये अभी एसेट्रा की तरह चल रहा है, ये ओपन एंडेड चल रहा है, अगर कभी मन किया गवर्नमेंट का तो इसमें बढ़ा लेंगे, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं। तो हम पे 6 आइटम में से 5 आइटम हो गए, ठीक। अब लास्ट बात पे पता चलते हैं। इन्होंने कहा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, शब्द चिपक गए हैं, कहीं आपका ठंड में दिमाग ना चिपक जाए, ठीक है। हाँ इसको सही कर लेंगे अपन। कह रहे मैम वो ना वर्ड्स आपस में चिपके हुए हैं। अरे कर लेगी मैं सही, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इसको देखो। हमने कहा सच ऑफ अदर, कहीं ना कहीं ऑफिसर, कोई भी और ऑफिसर जिसका रैंक नॉट मोर देन 1 रैंक बिलो बैठा हुआ है, जो केएमपी के, ठीक है, जो भी लोग कहीं ना कहीं हमने कहा जो आपके केएमपी के, या बेसिकली केएमपी के लिए नहीं कहना चाहिए मुझे, ठहरना, आपके डायरेक्टर्स के, या इसको बेटर वर्ड कह दूं बीओडी के 1 रैंक या 1 लेवल नीचे बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑफिसर्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स के। बेसिकली दे सेड दैट एनी सच ऑफिसर, कोई भी और ऑफिसर जो कहीं ना कहीं 1 रैंक बिलो काम कर रहा है, 1 लेवल बिलो काम कर रहा है, बिलो द बीओटी, और वो वाले डायरेक्टर्स की बात हो रही है जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, उनके नीचे काम हो रहा है। कह रहे मैम अब्बा जब्बा डब्बा हमें नहीं आया कुछ भी समझ में। सुनिएगा मैं आपको विथ एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। देखो यार, अब रिलायंस जैसी एक कंपनी है, ठीक है, या बिरलास या अंबानीज या टाटास, कोई भी बात करो, ठीक है, बहुत अमीर लोग हैं और इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इनके में जब बीओडी जो है, ठीक है, बीओडी
बैठा हुआ है। आपने कहा मैम बिल्कुल। यार मैक्सिमम बीओडी ही 15 होते हैं किसी भी कंपनी में, बड़ी सी बड़ी कंपनी में भी मैक्सिमम बीओडी 15 होते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, एओए में चेंज करके हम बढ़ा भी सकते हैं, बट कितना बढ़ा लोगे ना, क्या हो जाएगा इतना बढ़ा के भी बीओडी को, बहुत कंफ्यूजन होगा, मेस क्रिएट होगा। अब कंपनीज क्या करती हैं, और कंपनीज एक्ट ने भी कह रखा है आगे, इन बीओडी को कहती है भैया अपनी पावर डेलीगेट करो, ठीक है, इतनी पावर्स हैं आपके पास, आप ये पावर्स दूसरों को दो, आगे दो, कैरी फॉरवर्ड कराओ इसको, ठीक है, डेलीगेट कर दो, किसी और को दो। अब उसके लिए आप भले छोटे छोटी, ये देखिए कह रहे मैम ये कौन है, ये मुंडियां हैं कमिटीज के लोगों की, कह रहे मैम ये मुंडी है, हाँ ये रहे और लोग, कह रहे हैं अब ये लोग लग रहे हैं जो उड़ रहे हैं 2 पैर पे, ठीक है, हाँ ये कमिटीज बना दी, और इन कमिटीज को हमने डायरेक्टली ऑर्डर्स दे दिए कि भाई साहब आप जाके ये काम करो। अब आप बात समझिएगा, पहली बात तो ये बीओडी के जस्ट 1 रैंक बिलो काम कर रहे हैं, ठीक है, किसके नीचे काम कर रहे हैं, बीओडी के जस्ट 1 रैंक बिलो, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है, दैट मीन्स नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो। मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1 लेवल अलाउड है। इनके नीचे अगर कोई और काम कर रहा है, सपोज करो इनके नीचे कोई और काम कर रहा है, उनको हम केएमपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम केएमपी में किसको इंक्लूड करेंगे, जो बीओडी के 1 लेवल पे 1 रैंक पे नीचे काम कर रहा है, एंड बेसिकली बोले तो बीओडी ही उसको पावर डेलीगेट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करता है बदले में बीओडी को। सो बेसिकली दैट पर्टिकुलर कमिटी इज सब्जेक्ट टू लायबिलिटी टुवर्ड्स बीओडी ओनली। बीओडी से ही ऑर्डर लेगा, बीओडी को ही जवाबदेही उसे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए सुनते हैं, बड़ी सारी कमिटीज बनती हैं कंपनीज में, जैसे ऑडिट कमिटी। ऑडिटर क्या काम करेगा, उसको फाइनल ड्राफ्ट करना, कैसा ऑडिटर चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ऑडिट कमिटी क्या पैसे देंगे, ऑडिट कमिटी हेल्प करवाएगी डिसाइड करने में। सीएसआर कमिटी, ये तो हमारे सिलेबस में भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, इवन ऑडिट कमिटी भी है। आगे के चैप्टर्स में हम करेंगे सीएसआर, कितना बांटना है, कहाँ लगाएंगे पैसा, इन्वेस्ट करेंगे, कितना अमाउंट हम इस साल खर्च करें, कितना आगे कैरी फॉरवर्ड करें, ऐसे करके सारे डिस्कशंस सीएसआर कमिटी करती है। तो बेसिकली ये वो बात हो गई कि बीओडी ने 1 लेवल नीचे, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो, दैट्स मैक्सिमम 1 लेवल बिलो, हमने जिन लोगों को अपॉइंट किया, पावर दी कि भाई साहब आप हमारे बिहाफ पे काम करो, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिपोर्ट बीओडी को ही करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं डायरेक्टर्स के नीचे में हैं जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के डेलीगेशन की बात नहीं हो रही, होल टाइम डायरेक्टर्स की बात हो रही है। तो अब अगर मैं बात करूं टोटल 6 बातों के बारे में, वी हैव सेक्शन केएमपी का, जल्दी से मेरे संग बताएंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 51, करेक्ट। 6 लोग कौन कौन से आते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम इंक्लूडेड नहीं होंगे, एनी पर्सन या एनी ऑफिसर आप कह सकते हो, नॉट मोर देन 1 रैंक 1 लेवल बिलो द बीओडी, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उनसे 1 लेवल मैक्सिमम नीचे, उससे ज्यादा नहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड लास्ट एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड, करेक्ट, ये अभी भी कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यहां पे हमारा केएमपी समझ में आता है, राइट। और मैं आपसे इस अगले टॉपिक पे बढ़ने के पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी, कह रहे मैम पूछो। विथ ग्रेट पावर्स कम, कह रहे मैम विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। यू नो द मूवी, इफ यू नो यू नो, राइट, IYK, राइट। तो केएमपी पढ़ा, ऑफ कोर्स मजा आया ये समझ के करने में कि भाई ये इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी में, 6 कैटेगरी इंपॉर्टेंट लोग, यानी कहीं ना कहीं अब हम ये भी इसके बाद पकड़ने की कोशिश करेंगे कौन से वो लोग हैं जो ऑफिसर माने जा सकते हैं लायबल अगर कल को कंपनी से कोई गलती होती है। देखो एक बात तो तय है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, ये तो आई अग्री, बट एट द सेम टाइम कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन भी है। आपने कहा हाँ मैम, यानी खुद से तो कुछ काम कर नहीं सकती, कोई तो ऑफिसर होंगे जो काम करते। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा एनुअल फाइलिंग करनी थी, कैन आई से दिस वर्ड विथ यू नाउ, कह रहे मैम बिल्कुल, अंडर सेक्शन 92 और 137, करेक्ट। मैं आपसे कह रही हूं ये एनुअल फाइलिंग अपने को करनी थी, बट कंपनी खुद तो कर नहीं सकती,
क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बिहाफ पे कोई और जना करेगा। आपने कहा हाँ मैम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कौन करने वाला है, कोई ऑफिसर, कोई पर्सन जिसको हम लायबल ठहरा सकते हैं अगर कल को उससे कोई गलती भूल चूक हो गई। तो अगली डेफिनेशन हमारी उसी पे जाने वाली है। अभी के लिए देख लीजिए, मैंने आपको करवाया है 213, 240, 241 दैट्स फाइनेंशियल ईयर, 251 दैट इज KMP। ये मेन सेक्शंस हमने अभी तक करे हैं। करेक्ट है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऑलराइट। सो आपने कहा मैम अब कहां लेके जा रही हो? देखो भैया, KMP हो गया हमारा 6 पॉइंट के संग, CEO, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर, एनी ऑफिसर हु इज वर्किंग नॉट मोर देन 1 रैंक और 1 लेवल बिलो द BOD विच इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हमने यह भी कहा कि अभी कोई ऑफिसर प्रिस्क्राइब नहीं। अब मैं आपको लेके जा रही हूं 51 के बाद ये एकदम सीधे जंप कराते हुए आखिरी डे, ये देखिए 51 के बाद सीधे जंप करिएगा 60 पे। 51 से 60 का जैसे रेंज चल रहा है ना नंबर का दिमाग में, तो वैसे ही बात करिएगा मुझसे। 51 to 60 बोलिए जी, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। 51 to 60 है, बोलिए, अरे बोलिए ना। 51 to 60, हाँ आपने कहा मैम आप बताइए। ओके, अब अपन बात करेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट की। आपने कहा मैम बताओ। अभी अभी मैंने आपको बोला विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो KMP में हमने आइडेंटिफाई कर लिया भैया ये पावर है ये 6 लोगों की। अब हमें ये लोग भी आइडेंटिफाई करने हैं जिनके ऊपर कल को अगर कुछ कमी रही कंपनी में, कुछ डिफॉल्ट हुआ, तो किसके सर पल्ले हम वो मुसीबत डाल देंगे, वो हम डाल देंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के। 51 शुरुआत का सेक्शन, नीचे की तरफ जाता हुआ 60 दैट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इसमें 6 लोग नहीं, इसमें 7 लोग करीबन करीबन बैठेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो KMP में से ही 3 लोग निकाल लेते हैं। आप हंसते हंसते गिर जाओगे। इन्होंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में KMP तो लिखा ही लिखा है, देखिएगा KMP तो लिखा ही लिखा है बराबर छो। ये देखो कह रहे मैम हाँ ये तो हम समझ गए, KMP की मैनेजरियल पर्सोनल, यानी सारे के सारे की मैनेजरियल पर्सोनल कैन बी कंसीडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट एज रिक्वायर्ड। आपने कहा ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने होल टाइम डायरेक्टर भी अलग से लिख दिया। कई कंपनीज में पूरा का पूरा KMP होता ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ये टॉपिक अब यही दिक्कत है, सारी कंपनी में, सब कंपनी में KMP नहीं होता, नहीं, ये आगे फाइनल का टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रही। आपने कहा सही बात है मैम, अगर KMP नहीं है तो शायद होल टाइम डायरेक्टर हो। देखो जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसको तो अभी नहीं लायबल ठहराते हैं, हम उनको सबसे पहले पकड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में गला पकड़ लेते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स का। तो आपने कहा मैम होल टाइम डायरेक्टर, और अगर KMP है तो पूरा का पूरा KMP। तो अगर KMP लेट से नहीं होता तो होल टाइम डायरेक्टर से काम चल जाए। तो आप ऐसे मत सोचना कि अलग अलग ऐसे क्यों लिखा, सीधे KMP से काम चल जाता है, नहीं, रिक्वायर्ड है इसलिए लिखा। होल टाइम डायरेक्टर का बात किया, KMP का बात किया। थर्ड, मैं इसी में से निकाल के आपको दिखाती हूं जो हमने बात करी थी। ये देखो कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, ये देखिए, ये देखिए, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। ये एग्जैक्टली वही बात हो गई। कह रहे मैम इमीडिएट अथॉरिटी, अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी है। कह रहे मैम किसके अंडर में है, ऑफ द बोर्ड, एनी पर्सन हु इज अंडर द इमीडिएट। कह रहे मैम नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो वाली बात, एग्जैक्टली वही बात है, बस शब्दों का हेरफेर है। हमने कहा या फिर अंडर द अथॉरिटी ऑफ KMP, इनके ऊपर तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कहा मैम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? भैया आपको मेंटेनेंस करना है, फाइलिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑफ एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। यानी जो लोग BOD के नीचे काम कर रहे हैं, इमीडिएट अथॉरिटी के, या तो BOD के या KMP के, एंड उनको क्या करना है मैम, मेंटेन करना है उनको कहीं ना कहीं फाइलिंग करनी है, एनुअल फाइलिंग जैसे हमने कहा, या डिस्ट्रीब्यूशन करना है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का। हमने कहा भाई साहब, और या फिर ऑथराइजेस, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स
इन नोइंगली परमिट्स और नोइंगली फेल्स टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट। सिंपल मतलब आप देखिएगा, ये काम करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं चीजों में, या फिर ये किसी तरीके से जानबूझ के ऐसी चीज के लिए परमिट कर देते हैं जिससे डिफॉल्ट हो जाए, या जानबूझ के डिफॉल्ट कर देते हैं, नोइंगली कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो जाता है, नोइंगली फेल्स हो जाते हैं। हमने कहा ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। तो बेसिकली दे सेड एनी पर्सन हु इज वर्किंग, ये देखिएगा यहां बना देती हूं मैं आपके लिए, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हमने कहा एनी पर्सन, ठीक, जो काम कर रहा है अंडर द, ओए होए गड़बड़ हो गई, रुके, एनी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बीओडी। इमीडिएट अथॉरिटी मतलब 1 रैंक बिलो अथॉरिटी काम कर रहा है, यानी बीओडी केएमपी तो हेड है ही, वो तो लायबल होंगे ही होंगे। हमने कहा उसके नीचे जो पर्सन काम कर रहा है इमीडिएटली बिलो, हमने कहा और इस पे काम क्या क्या है। देखो एक तरफ तो ये काम ले जाते हैं, हमने कहा भैया मेंटेन कर रहा है, फाइलिंग कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। एमएफडी का मतलब क्या हुआ, मेंटेन कर रहा है, फाइलिंग कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मैम किस चीज का, ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, वो या तो ये कर रहा है कहीं ना कहीं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं वो करता है कहीं ना कहीं ऑथराइज करने का काम, या आप कह सकते हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। किसमें, हमने कहा भैया या तो वो जानबूझ के नोइंगली परमिट कर देता है या नोइंगली फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। हमने कहा कोई स्टेप्स प्रिवेंट नहीं कर पाया, टू प्रिवेंट, हमने कहा भैया इससे तो डिफॉल्ट हो गया है। तौबा तौबा, आप सारी बातों को छोड़ो, आप तो मेरे को ये बताओ मैम ये बंदा कौन है। मैंने सबसे पहले तो बाहर किया भाई केएमपी को, होल टाइम डायरेक्टर, मैंने कहा ये दोनों तो पक्का ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ही है। फिर हमने बात करी, ये देखो केएमपी और होल टाइम डायरेक्टर पक्का, हमने कहा ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। फिर हमने बात करा भाई जस्ट 1 लेवल बिलो वाला, नॉट मोर देन बिलो दैट, राइट। इमीडिएट अथॉरिटी में किसके नीचे आते हो आप, कहीं ना कहीं बीओडी के या केएमपी के। और आप एज अ पर्सन किस चीज का काम देखते हो, आप मेंटेनेंस कर रहे हो, आप फाइलिंग का काम कर रहे हो। किस चीज का मेंटेनेंस, फाइलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का, या तो कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो या आप अकाउंट्स वगैरह का देखते हो, एंड या फिर ऑथराइज्ड हो आप कुछ करने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, एंड नोइंगली कहीं ना कहीं आपसे या तो परमिशन दे दी जाती है गलती करने की, या आप फेल हो जाते हो प्रिवेंट करने के लिए और डिफॉल्ट हो गया है। बेसिकली नोइंगली यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ आपके जानने के बावजूद वो चीज में गलती हो गई है, दैट मीन्स यू आर एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ये बात समझ में आती है। तो हमने 3 बातें करी अभी तक की। पहली हमने बात करी भैया, हमने कहा ओहो केएमपी लायबल है, दूसरा हमने कहा होल टाइम डायरेक्टर लायबल है, तीसरा हमने कहा एनी पर्सन हु इज वर्किंग एक्चुअली बिलो द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बीओडी और केएमपी, जिनका काम है मेंटेनेंस का, फाइलिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, किस चीज का, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का। आपने नोइंगली या तो गलत करने के लिए परमिशन दी है, या नोइंगली फेल हो गए हो और आप प्रिवेंट नहीं कर पाए जिसकी वजह से डिफॉल्ट हो गया है। ये 3 लोग हो गए ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब हमने कहा भाई साहब अगर सपोज करिए, आपने कहा हाँ मैम, सपोज करिए केएमपी बिल्कुल ही नहीं है, आपने कहा मैम ठीक है केएमपी नहीं है। हमने फिर कहा एनी सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, बोले तो सिंगुलर डायरेक्टर या प्लूरल डायरेक्टर, जो स्पेसिफाइड हैं बाय द बीओडी इन दिस बिहाफ, ठीक है। जो ये 2 पार्ट्स में हम करेंगे, ठीक है, ठीक। हमने कहा कि भाई साहब एनी पर्सन, जब अगर मान लीजिए केएमपी नहीं, आपने कहा मैम केएमपी नहीं है, तो हमने कहा भाई ऐसा या तो सिंगल डायरेक्टर या मल्टीपल डायरेक्टर्स जिनको बीओडी ने कहा है भैया ओ आप कहीं ना कहीं लायबल होंगे, आप काम देखेंगे। एंड हमने कहा एंड वी सेड, एंड साथ में
हु हैज और हैव गिवन। देखो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टर होगा तो हैज लगेगा, और अगर मैं आज आपसे कह दूं डायरेक्टर ये वाला डायरेक्टर्स होंगे तो हैव लगेगा। सिंपल आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश है। डायरेक्टर हैज, डायरेक्टर्स हैव गिवन देयर रिटन कंसेंट इन राइटिंग, कहीं ना कहीं सॉरी गिवन देयर रिटन कंसेंट इन, ठीक है, टू द बोर्ड टू सच स्पेसिफिकेशन। ये बात हो गई, हमने एक बात इधर करी, ठीक है, ये बात अलग से कराऊं। तो हमने कहा कि भाई साहब सिंपल सी बात है, ये इस पॉइंट को हम यहां ले जाते हैं, यहां, ठीक है। आपने कहा मैम सपोज करो केएमपी बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है भाई, होल टाइम डायरेक्टर तो सारे के सारे लायबल हैं ही हैं। हमने कहा दूसरे लेवल पे केएमपी लायबल है। तीसरे लेवल पे हमने बोला मैम मान लीजिए अगर केएमपी नहीं है तो, अब इसमें आप दो बातें करिएगा। हमने कहा अगर ऐसे में केएमपी नहीं है तो कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, आपने कहा मैम ठीक है, ठीक, जिनको ए ऑथराइज किया है बीओडी ने इस बिहाफ पे, ऑथराइज्ड बाय बीओडी, बीओडी ने ऑथराइज किया कि भाई साहब आप कहीं ना कहीं डायरेक्टर मिस्टर ए जल्दी आओ, कह रहे हैं साथ में बी को भी ले आओ, डायरेक्टर्स हो गए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों को ऑथराइज किसने करा है, बीओडी ने। एंड कहा साथ में, एंड कहा इन दोनों की, अगर डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स और अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, ठीक है, इनकी हिज या देयर, ठीक है, आप समझ गए, हिज डायरेक्टर देयर डायरेक्टर्स, इनकी कंसेंट इन राइटिंग ले लीजिएगा। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोगों को ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनाना है, ये कहना है कि इनकी लायबिलिटी थी जी, इनसे गलती हो गई, तो ऐसे डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को बीओडी स्पेसिफाई करेगी कि ये तू ये काम देखेगा, तेरी जिम्मेदारी है, एंड साथ में वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करें। देखो सिर्फ देने से बात नहीं होती, सामने वाला एक्सेप्ट भी तो करे। कितनों को दे दी तुमने अपनी मोहब्बत, कितनों के आगे तुमने अपना कहीं ना कर दिया है दिल का छोटा छोटा टुकड़ा, तुम मुझे बताओ है कि नहीं है, कहीं ना कहीं उसने तुमको मुड़ के भी ना देखा। दैट मीन्स आपने अगर प्रपोजल रखा है, सामने वाले से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आपने डायरेक्टर्स ने अगर कहा है ये तेरे को ऑथराइज करते हैं, तू बन जा, तू लायबल होगा अगर कुछ गलती हुई, तो वो भी तो अपनी कंसेंट दे बाकायदा इन राइटिंग, ओरल से बात नहीं चलेगा। कल को आज हाँ कर दे और कल को हाँ कर दे और आज मुकर जाए, भैया दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा तरीका हम और कह रहे हैं मैम, और इफ देयर इज नो सच ऑथराइज्ड पर्सन, मान लीजिए हमने किसी को ऑथराइज फिर किया ही नहीं, अगर मान लीजिए ऐसे में हम कहें कि हमने कोई डायरेक्टर स्पेसिफाई नहीं करा था, ऑथराइज ही नहीं करा था, कह रहे तू लायबल होगा, तू लायबल होगा, तू लायबल होगा, तू लायबल होगा, वो स्पाइडरमैन वाला तीनों लायबल एक दूसरे को लेके खड़े हैं। हमने कहा जी नहीं, उस केस में ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी लायबल, सारे के सारे, ओ माय गॉड, ऑल डायरेक्टर्स शैल बी लायबल। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता बोर्ड में कौन कौन टाइप के डायरेक्टर हैं, फिर सारे लायबल हो जाएंगे। देखिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट थोड़ा सा हेवी टॉपिक हो जाता है, इसलिए आराम से करेंगे। क्या रे मैम क्या ये एग्जाम में आता है? यस माय डियर, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा हम आराम से कर रहे हैं। केएमपी क्या है, इजी टॉपिक है, 6 बातें, 251 का लिफाफा, सीईओ, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर। हमने कहा कहीं ना कहीं एनी पर्सन हु इज वर्किंग नॉट मोर देन 1 लेवल ऑफ 1 रैंक बिलो द बीओडी, एंड लास्ट हमने कह दिया एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड अभी कोई है नहीं, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाउएवर ऑफिसर इन डिफॉल्ट का जो सेक्शन चल रहा है 260, इसमें बड़ी सारी बातें हैं। हमने सॉरी टोटल 4 बातें करी। हमने सबसे पहले तो 2 आसान लोगों को कहा भैया तुम लायबल हो। हमने कहा होल टाइम डायरेक्टर लायबल हो जी, सब कोई, आप केएमपी हो, आप लायबल हो जी, बिल्कुल लायबल हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा मैंने आपसे कहा सपोज करो आपकी कंपनी में केएमपी नहीं है,
अब केएमपी नहीं है, ये रहा तीसरा वाला पॉइंट, ये दिख रहा है अपने को सब लोगों को। आपने कहा हाँ मैम केएमपी नहीं है हमारे पास, हमने कहा ओके। अब ऐसे में दो काम किए जा सकते, एक बीओडी क्या करे, केएमपी नहीं है तो डायरेक्टर या डायरेक्टर्स यानी एक या एक से ज्यादा को ऑथराइज कर दे कुछ काम के लिए, और वो भी बकायदा साथ में एंड वो भी अपनी कंसेंट दे दे या दे दे, ठीक है, हिज और देयर कंसेंट आ जाए। एक तरीका ये हो गया, ये देखिए ये रहा, ठीक है। आपने कहा मैम ओके, मैं इसके आगे लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट। और अगर सपोज करो वो कोई ऑथराइजेशन ही नहीं होता या रिटन कंसेंट ही नहीं आता, तो ऐसे में अगर कोई ऑथराइज पर्सन ऐसा नहीं बनता, कोई स्पेसिफाइड पर्सन ऐसा नहीं बनता अगर, तो कहीं ना कहीं हमने कहा यार फिर सब लायबल होंगे, सब कह रहे हम नहीं है हम नहीं है हम नहीं है हम नहीं है, सब लायबल होंगे उस केस। तो दिस इज व्हाट वी सेड, राइट। फोर्थ हमने जो बात करी वो ये बात करी, हमने कहा सिंपल भाषा में बोलो तो 1 रैंक बिलो यानी जस्ट इमीडिएट अथॉरिटी के बिलो काम कर रहे हैं। किस किस के मैम, या तो बीओडी की अथॉरिटी के नीचे है या केएमपी के नीचे है, और इनको क्या जिम्मेदारी क्या दी हुई है हमने कहीं ना कहीं, हमने कहा भैया तुम अपने यहाँ कहीं ना कहीं मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस का करोगे, अकाउंट्स का करोगे या रिकॉर्ड्स का करोगे। अब ऐसे में आपने लापरवाही बरत दी है, आपने कहीं ना कहीं ऑथराइज किया, पार्टिसिपेट किया नोइंगली, या तो आपने फेल होने दिया या नोइंगली आपने परमिशन दी गलती होने की, कहीं ना कहीं आपकी खुद की एज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबिलिटी हो जाएगी। बेसिकली सिंपल हिंदी में बोलूं, आपने एनुअल फाइलिंग, आपके पास जिम्मेदारी थी, फाइलिंग करनी थी, नहीं करी, क्यों नहीं करी, आप बीओडी के जस्ट नीचे काम कर रहे थे ना, बीओडी तो ही ना छोटा छोटा ये सारा काम देखती रहेगी, तो आप लायबल माने जा सकते ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, ठीक है। अपने को 4 बातें क्लियर हुई। अब अगली बात सुनिएगा, ये बताती हूं, पहले 7th वाला पॉइंट बताती हूं, फिर वो दोनों पॉइंट बताऊंगी आपको। आपने कहा मैम बताओ, अगर सपोज करो मैं आपसे कह रही हूं आप कंपनी के शेयर्स इशू या ट्रांसफर कराने का काम कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय इशू या ट्रांसफर, यानी आईपीओ निकला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ निकला, फर्दर पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, 200 लोगों से पैसा रेज कर रहे हैं, राइट शेयर्स निकाले, ऐसा कुछ भी आपने करा जिससे आपने शेयर्स इशू करे मार्केट में, राइट, या फिर लोग ट्रांसफर कर रहे हैं आपस में, ठीक है, या तो आप इशू कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स। हमने कहा देखो यार ये काम अकेले कंपनी नहीं कर सकती, बीओडी ये काम अकेले नहीं कर सकती। देखो इशू आप समझते हो, आईपीओ निकला, आईपीओ में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर्स, बैंकर्स, जिनको हम मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, ठीक है, मर्चेंट बैंकर इज अ टेक्निकल वर्ड, राइट। हमने कहा एजेंट्स अलग अलग टाइप के, अंडर राइटर्स, कैन आई यूज दिस वर्ड विथ यू, मैं इसको शॉर्टकट से याद करा देती हूं, यहां पे तो दिए हुए हैं जैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार्स, एक सेकेंड, ये आरओसी की बात नहीं हो रही है बेटा मेरे, व्हेन आई से रजिस्ट्रार आई हियर शेयर्स के केस में ऐसे, आई डू नॉट मीन रजिस्ट्रार लाइक आरओसी। रजिस्ट्रार आप कह सकते हैं एक तरीके का, सेबी की भाषा है, शेयर ट्रांसफर एजेंट टाइप का आदमी होता है, ठीक है, ये शेयर्स वगैरह के रजिस्ट्रेशन में मदद करता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट। आप ऐसे समझ लो शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रार एक जैसे लोग होते हैं, ठीक है। आपके हो गए मर्चेंट बैंकर्स, जो बैंक्स वगैरह में पैसा आता है आईपीओ का, ये लोग भी अगर इशू और ट्रांसफर से रिलेटेड है तो भैया आप भी तो गलती कर सकते हो, जरूरी तो है ना कंपनी ही हमेशा गलती कर रही हो। अगर आपसे गलती हो गई यानी शेयर ट्रांसफर एजेंट से, मर्चेंट बैंकर से, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार से, जो आपके एजेंट टाइप के लोग हैं, अंडर राइटर, ये सब, इनकी भी तो लायबिलिटी आएगी। शॉर्टकट करा दूं, आगे कराऊंगी वैसे प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, एक बार बता देती हूँ। बाबू 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 कह रहे मैम, बाबू मतलब बैंकर, एजेंट्स, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, ठीक है, एक कॉमन मैंने वर्ड बना दिया, बैंकर, एजेंट, ब्रोकर, अंडर राइटर। तो हमने कहा यार अगर आप शेयर से रिलेटेड इश्यू या ट्रांसफर कर रहे हो, आप मर्चेंट बैंकर हो, कोई एजेंट हो, कोई प्रकार के रजिस्ट्रार हो, भाई साहब you can also be held liable because you have made a default, you have made a mistake, you have made कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई आपके काम में, you shall be considered as an officer in default. So it's not necessary that कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं वही लायबल होंगे, कंपनी के बाहर वाले लोग भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में आ सकते हैं। ये हमने इस पॉइंट से देखा, 7th पॉइंट से। करेक्ट, बोलो हाँ या ना। तो हमने 5 पॉइंट्स अभी करे,
टोटल इसमें 7 पॉइंट है एज आई सेड, ठीक है। 260 इज द सेक्शन, बट 60 में +1 कर दीजिएगा, 7 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमने बात करी अभी तक किस किस की, आपने कहा मैम हमने बात कर ली है होल टाइम डायरेक्टर की, आपने बात करवा दी मैम केएमपी की, एग्जैक्टली। आपने कहा मैम मान लीजिए अगर केएमपी नहीं है तो इसमें 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो किसी एक डायरेक्टर या मल्टीपल डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दे, एंड आपने कहा अगर वो ऑथराइज कर देते हैं और वो भी साथ में रिटन कंसेंट देते हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ हम भी रेडी हैं इस काम को करने के लिए, तो वो लायबल होंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता, कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं दिखता है अपने को, कोई स्पेसिफाइड पर्सन, तो फिर पूरा का पूरा बीओडी लायबल हो जाएगा। आपने कहा मैम डन है, ये तीसरी बात। चौथी बात मैंने आपको बोली कहीं ना कहीं कि भाई जो अंडर इमीडिएट अथॉरिटी काम कर रहा है, चाहे बीओडी के चाहे केएमपी के, वो काम करता है आपका फाइलिंग का, मेंटेनेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एफएमडी का काम करता है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का, और नोइंगली परमिट कर देता है या डिफॉल्ट कर देता है कहीं ना कहीं, दैट पर्सन शैल बी लायबल। अभी तक का लास्ट बात जो हमने किया, हमने कहा भैया अगर शेयर ट्रांसफर या इशू हो रहे हैं, इसमें सिर्फ कंपनी के लोग लायबल नहीं होंगे, इवन आउटसाइडर, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, आपके एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, ये सब भी लायबल होंगे। और मैंने एक बात कह दी, रजिस्ट्रार यहाँ पे आरओसी नहीं है, रजिस्ट्रार इज मोर ऑफ लाइक रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर एजेंट, सेबी की डेफिनेशन, राइट। अब मैं आपको अगली एक बात बताती हूँ। हमने कहा देखो यार, आप ऐसे ना पल्ला मत झाड़ने की कोशिश करना। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो किसी भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं, आप मुझे बताओ, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अकॉर्डिंग टू यू। आपने कहा मैम बीओडी होता है, ऑफ कोर्स। तो आप इतने सारे तरीके ढूंढ रहे हो कि अरे यार कोई बीओडी है जो लायबल ना हो, शायद ऐसा वैसा। हमने कहा नहीं यार, सुने सारी बातों की एक बात देखो, हमने कहा अगर कोई भी टाइप का आपका लॉ, कोई एक्ट, कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन ब्रीच होता है, हमने कहा हाँ, हमने कहा एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी प्रोविजन ब्रीच होता है कंपनी के द्वारा, हमने कहा एवरी डायरेक्टर, हर एक वो डायरेक्टर हु इज अवेयर, ओहो जिसको पता है। देखो ये बात जरूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं सी हेट द सिन नॉट द सिनर, परंतु गांधी जी एक बात और कह गए हैं, भाई साहब जो झेल रहा है, जो गलत कर रहा है वो तो गलत है, जो झेल रहा है वो भी गलत है, और जो आसपास के लोग जो उसको मजे से देख रहे हैं ना कि अच्छा है दूसरा डायरेक्टर मरेगा, उसको पता है, एक डायरेक्टर को, मिस्टर ए को पता है कि मिस्टर बी से गलती हो रही है, मिस्टर बी कुछ भूल रहा है, उसकी लायबिलिटी थी, पर मिस्टर ए को अवेयरनेस है, सिटिंग एट सच ए हाई पोजीशन इन द बीओडी, ही नोज अबाउट समथिंग, ही इज अवेयर अबाउट इट एंड अबाउट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन कहीं ना कहीं, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ द रिसिट बाय हिम। उसे कैसे पता है ये बात, बाय वर्च्यू लाइक कैसे पता है, बिकॉज ऑफ सम प्रोसीडिंग्स हैपेंड इन द बोर्ड, यानी बोर्ड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको ये बात पता है, और पार्टिसिपेशन इन सच प्रोसीडिंग्स विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम, गलत हो रहा था और वो चुपचाप बैठ के सुन रहा था, बाकी बीओडी डिस्कस कर रहे थे, उसने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया, जिसको अवेयर है सच कॉन्ट्रावेंशन हैड टेकन प्लेस विथ हिज कंसेंट और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस इज अगेन कंसेंट, कहीं ना कहीं उसके परमिशन से गलत किया गया है। हमने कहा भाई साहब एवरी डायरेक्टर, अब डायरेक्टर को ना पकड़ लो, हमने कहा देख भाई सिर्फ इतनी सी बात समझ, क्या तुझे अवेयरनेस थी, मैं अभी आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, रुकिएगा एक सेकंड बस मुझे दीजिए, कह रहे हैं मैम आप 2 ले लीजिए, हाँ ठीक है ले लिए 2, ठीक, एक सेकंड इसका ही ऐसे ना चला जाए, हाँ। तो आई वाज सेइंग कौन से डायरेक्टर को हमने पकड़ा, हमने कहा भाई जिसको अवेयरनेस थी, दैट्स द कीवर्ड। देखो पता ही नहीं है, सपोज करो एक डायरेक्टर है, आपने कहा वो कॉमा में पड़ा हुआ था, ठीक है, वो हॉस्पिटल के बेड में यूं पड़ा हुआ है, ये देखो, उसे किसी चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये पड़ा हुआ है, उसे अपने बारे में नहीं पता, तो दुनिया का क्या गुमान है कि नहीं है, तो उसको अपने बारे में उसको कुछ नहीं पता। अब आप ऐसे बंदे को तो नहीं ठहरा सकते ना लायबल। हमने कहा देखो यार, अगर आपको इस पॉइंट में किसी को पकड़ना है ना, तो आप उसको ये कहना भाई हु इज अवेयर, ठीक है। अब अवेयर होने के
क्या क्या तरीके हैं। पहला, उसे पता चला है, उसे प्रोसीडिंग्स के बारे में बोर्ड के, उसे वहां से कुछ या तो पता चल गया, कोई रिपोर्ट टाइप की चीजें आ गई, वहां से पता चला है। ठीक बात है अपने को, ठीक है, ठीक। तो हमने कहा कि भाई उसे पता है, राइट, बोर्ड की कोई प्रोसीडिंग हुई, बोर्ड की कोई मीटिंग हुई, उसके थ्रू पता चला, पहला तरीका पता चलने का। दूसरा तरीका, उसने कहीं ना कहीं बकायदा उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और वो बकायदा वहां बैठा था, उसे दिख रहा था गलत हो रहा है, बट उसने उसको लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ बोला ही नहीं, शांति से झेल गया उस बात को। थर्ड, या तो फिर वो इतना बदमाश है कि उसने उस चीज के लिए, गलत काम के लिए कंसेंट दिया है। दैट मीन्स आप में कीवर्ड क्या निकल के आया, अगर आप मुझसे बात करो इस वाले डायग्राम की, इस डायग्राम को बनाते हैं यहां पे अलग से, ये वर्किंग नोट्स हैं क्लास के लिए मेरे बच्चों। ये वाला डायग्राम हमारा पॉइंट नंबर है 4, राइट, ये वाला हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, और ये वाला जो मैं आपको लेके जा रही हूं ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो ये डायग्राम काम आते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, आपने कहा मैम आखिरकार उस बंदे को ना, उस डायरेक्टर को पता कैसे चला है। हमने कहा भाई एक तो पहले ये समझ लो वो अवेयर तो है कि कुछ तो गलत हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ पता होने की वजह से आप लायबल हो गए आप पक्का लायबल। माय गॉड, हमने कहा भाई साहब आपको या तो पता चला है प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग से, आपको बोर्ड के बारे में कुछ पता चला, उनकी कोई मीटिंग के बारे में, आपने कहा मैम अच्छी है जी, यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ था, या बोर्ड ने बता दिया, तो आपने कहा ये पहला तरीका। ठीक, आप शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं होंगे बट आपको अब पता है। दूसरा, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, आप उसको अटेंड कर रहे थे और आपने कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन गलत बात पर नहीं दिखाया, यू शोड लिटरली नो ऑब्जेक्शन। थर्ड, आप तो शेर के भी सवा शेर निकले, आपने गलत काम के लिए बकायदा कंसेंट दिए, कह रहे हैं हाँ एनुअल फाइलिंग मत करो जाओ, आप कह रहे हो गलत काम, हाँ प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना है, हाँ, आपने कहीं ना कहीं तीनों में से एक भी अगर अवेयरनेस का तरीका पकड़ लिया और आपको पता है, यू शैल बी एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, राइट। तो ये हमने बात करी अभी तक की 6 बातें। ठीक है, 6 बातों में क्या क्या पकड़ लिया अपन ने। हमने कहा भैया केएमपी, आपने कहा ओके, होल टाइम डायरेक्टर, आपने कहा ओके। मान लीजिए केएमपी नहीं है, तो केएमपी नहीं है तो फिर 2 तरीके हैं, या तो बीओडी कहीं ना कहीं ऑथराइज कर दे एक डायरेक्टर या ज्यादा डायरेक्टर्स को, और वो भी बकायदा रिटर्न कंसेंट दे कि हम लायबिलिटी लेना चाहते हैं, ऑथराइज्ड है हम लोग इस काम को करने के लिए सही से। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऑथराइज्ड पर्सन, कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, तो हमने कहा भैया उस केस में तो फिर सारा का सारा बीओडी लायबल हो जाएगा। ये हमने तीसरी बात करी। चौथी बात हमने करी भाई साहब अगर कंपनी शेयर ट्रांसफर या शेयर इशू कर रही है तो उससे रिलेटेड शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर भी लायबल हो जाएंगे। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक। उसके अलावा मैंने कहा कोई भी पर्सन जो इमीडिएट अथॉरिटी जस्ट 1 रैंक बिलो काम कर रहा है बीओडी के या केएमपी के, उसके पास 3 काम है, फाइलिंग का काम है या डॉक्यूमेंट ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, या मेंटेन करता है अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स, और नोइंगली या तो उसने परमिट करा है गलत करने के लिए, या नोइंगली डिफॉल्ट कर दिया है, फेल हो गया है, कहीं ना कहीं वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और मैंने अभी अभी आपसे ये वाला जो बात करा है, क्या बात करा है मैंने आपसे, जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। कह रहे मैम जिस डायरेक्टर को भी ना अवेयरनेस है, 3 तरीके हैं अवेयर होने के। पहला तरीका भाई साहब आपको प्रोसीडिंग्स के बारे में पता चल गया बोर्ड का। दूसरा तरीका आप उस मीटिंग में मौजूद थे और आप चुप रहे, नो ऑब्जेक्शन। एंड तीसरा तरीका, हाँ आप तो भैया गजब आदमी निकले, खुद कंसेंट दिए गलत काम के लिए, तो भाई आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो। क्या ये बात हमें समझ में आ गई? बोलो ना, बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। लास्ट बात पे बढ़ते हैं। हमने कहा इसके अलावा, ये इस कॉमा वाली लाश को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। आखिरी बात, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस
और इंस्ट्रक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड प्रमोटर की डेफिनेशन में भी आता था, इसके बाद प्रमोटर की डेफिनेशन करा दूंगी, आप चिंता मत करिएगा। हम इसका शॉर्टकट बनाए हुए हैं आदि। आदि बोले तो बीओडी किसी इंसान के अकस्टम्ड हो गई है। अकस्टम्ड का मतलब होता है हिंदी में आदि हो गई है, दीवानी हो गई है। अकस्टम्ड है दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी किसकी मैम? बीओडी। नॉर्मली देखो, ये वर्ड बोलना मत, पर मैं नॉर्मली बता रही हूं, अकस्टम्ड होती है प्रमोटर ग्रुप की। बाकी जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर के अलावा होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रमोटर की बात सुननी पड़ती है, उनसे लेना पड़ता है एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन। फिर से एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप आदी हो, यू आर, मेरे संग रिपीट करिएगा, अकस्टम्ड टू द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ सच पर्टिकुलर पर्सन। हमने कहा भाई साहब जो एडवाइस ऐसी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी लायबल माने जाएंगे। कंधे पे बंदूक किसी और के रखी है, चलाई किसी और ने, जिसके कंधे से चली है बीओडी वो भी लायबल है, जिसने चलाई है प्रमोटर वो भी लायबल है। आदि है आदि की, मेरे संग बोलो। कह रहे मैम क्या बोलिए आप? आदि हैं, आदि हैं, आदत पड़ी है आदि की। कह रहे हैं आदि है आदि की, क्या बोल रही हूं मैम? एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हम अकस्टम्ड हैं भैया, बीओडी की आदत पड़ी हुई है। पर इसमें सब में पूरे ऑफिसर इन डिफॉल्ट में मेरे बच्चों, मेरे राम, सीए को मत पकड़ना। जिस इंसान ने एडवाइस अदर देन अ पर्सन, जिसने एडवाइस दी है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल नहीं माना जाएगा। सिर्फ वही माने जाएंगे जो कंपनी में घुसे हुए हैं, उसके अलावा किसी को लायबल ठहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल लोग तो कभी भी लायबल नहीं होते। एक बात बोलूं, पी कह रहे मैम क्या? प्योर प्रोफेशनल्स आर नॉट प्रमोटर्स। एंड क्योंकि प्रमोटर नहीं है, वो एडवाइस जो देते हैं वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में देते हैं। सीए ने कहा अरे भैया ये कर लो, कागज भर लो, ऐसे कर लो, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। सीए कंपनी में ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता। एक दिन एक सीए अपनी कंपनी में कह रही हूँ, एक फर्म में अपने बैठ के काम कर रहा था, उस पर एक क्लाइंट दौड़ता हुआ आया, कह रहे यार तूने हमें गलत एडवाइस दी। सीए ने कहा मैंने तो प्रोफेशनल कैपेसिटी पे दी थी, गलत हो गई होगी तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। सीए लायबल इन चीजों में नहीं माना जाएगा। करेक्ट? कह रहा है मैम माय गॉड, खोपड़ा खुल गया है हमारा ये डेफिनेशन करके। आराम से करते हैं और फिर इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे, आप चिंता नको करिएगा। कह रहे हैं मैम कुछ ऐसा करा दो ताकि दिल खुश हो जाए। ओके, आप क्यों चिंता करते हो, मैं कहीं नहीं गई हूं। कह रहे हैं मैम आप जाती भी नहीं दिख रही हो, हम ही चले जाएंगे, हाँ हम क्लास छोड़ देंगे। नहीं देखो ऐसे मत मेरा दिल तोड़ो, ऐसे ना जाओ मुझे छोड़ के। हाँ बिल्कुल नहीं, जब इतना साथ निभाया है तो साथ निभाना साथिया। कह रहे हैं मैम सुनो, आराम से बात करते हैं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट कि अगर हम डेफिनेशन देखें, और सुने ये मेरे संग बनाना है। कह रहे हैं मैम हम नहीं बना रहे। बनाओ ना यार, इतनी मेहनत करो ना प्लीज, मजा नहीं आएगा यार जब तक हाथ से देखो मैं आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ दूंगी, ठीक है, बट द पॉइंट इज कुछ चीजें हम क्लास में भी करेंगे। जब तक आप इसे अपने आप से ऐसे नहीं करोगे ना कॉपी में, भाई साहब एग्जाम में फाइनली आंसर तो तुम ही लिख के आओगे ना, क्या बताओ, और वो याद नहीं होंगे तो लिखोगे कैसे? तो कुछ चीजें हाथ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलाओ अपना हाथ ना लायक कहीं के। कह रहे मैम वो ठंड बहुत हो रही है ना तो इसलिए। बेकार की बातें नहीं, ये देखो 2 + 60, ठीक है 260। हमने सबसे पहले तो पकड़ के कहा इसमें बाहर करते हैं। आओ ये देखो, इनको पास पास बना देती हूं, है ना, ये कम जगह लेंगे। अभी 4 बनाती हूं। हमने सबसे पहले तो पकड़ के बाहर किया,
हमने कहा ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो पक्का लायबल है, बाहर किया मतलब लायबल है, राइट। हमने कहा भाई साहब है, तेरे को तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक। दूसरा हमने कहा भैया केएमपी पूरा का पूरा, और अब आप देखो जब मैंने केएमपी वर्ड यूज किया तो आपको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि आपको 251 की डेफिनेशन सीईओ सीएफओ सीएस होल टाइम डायरेक्टर 1 रैंक बिलो वाला पर्सन 1 लेवल बिलो एंड एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब बहुत अच्छे से आता है, ठीक। तीसरी बात अगर मैं आज आपसे करूं, मैंने कहा इफ देयर इज नो केएमपी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कह दिया, भैया कोई प्रकार का केएमपी तो है ही नहीं। अब इसमें आप दो बातें कर सकते हैं। आपने कहा मैम पहले तो एक काम करते हैं, किसी को लायबल ठहराने की कोशिश करते हैं। आपने कहा अगर बीओडी किसी पर्सन को ऑथराइज करते, आइदर डायरेक्टर को और मैंने कहा डायरेक्टर्स को, ठीक, गलत तो नहीं लिखा मैंने बिल्कुल भी, एंड साथ में एंड ये साथ में सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, ठीक, ये इसमें कहीं ना कहीं रिटन कंसेंट थे। तो एक तरीका तो फिर ये हो गया। बट सपोज करो मैं आपसे कहूं कोई और जना है ही नहीं, फिर अगर ऐसा हो जाए, ठीक, कैसा हो जाए मैम, कोई पर्सन ऑथराइज ही नहीं हो पाया है, नो स्पेसिफाइड पर्सन, इन सच केस ऑल डायरेक्टर्स, या आप कह सकते हो एक तरीके से एंटायर बीओडी शैल बी कंसीडर्ड एज ऑफिसर इन, पूरा का पूरा बीओडी कहीं ना कहीं आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो जी बोलो, सही है। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। ये थर्ड पॉइंट हुआ, ये देखिए आप, ये चल रहा है हमारा डायग्राम, कूल। आपने कहा मैम ठीक। अब अगली बात करते हैं। अगले बात में हमने कह दिया मैम बोलो, हमने कहा मैम मान लीजिए कोई पर्सन बीओडी के जस्ट इमीडिएट अथॉरिटी नीचे काम कर रहा है, करेक्ट है। कहां काम कर रहा है, इमीडिएट अथॉरिटी में नीचे काम कर रहा है, और इसके पास काम है कहीं ना कहीं फाइलिंग का, मेंटेनेंस का, ये सारा काम इसके पास है। मैम किस चीज का, ये तैयार करता है अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स, और उसमें इसने जानबूझ के डिफॉल्ट कर दिया है, या तो इसने जानबूझ के डिफॉल्ट करा है, परमिट करा है नोइंगली, और इसने कहीं ना कहीं नोइंगली कहीं ना कहीं कोई प्रिवेंट करने का तरीका नहीं रखा, राइट। तो ये पर्सन भी लायबल होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ बीओडी पे कुल्हाड़ी चलेगी, ये पर्सन भी आपका लायबल हो जाएगा। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका अभी तक का डायग्राम है, ये देखिए आप, ठीक है। ये बनाना पड़ेगा आपको मेरे संग, देखिए छोटा कर दिया है मैंने थोड़ा सा, ताकि आप एक साथ देख सको, राइट। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बात करें, हमने कहा भाई, और आगे पीछे पॉइंट्स हो जाए उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दैट्स नॉट अ कंसर्न हमारे लिए, राइट। आपने कहा मैम सपोज करो कंपनी इशू कर रही है या ट्रांसफर कर रही है शेयर्स, ठीक। हमने कहा बिल्कुल मैम ऐसा हो रहा है। ऐसे में आपके शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स, ये सब लोग भी लायबल हो जाएंगे। आपने कहा मैम जी बिल्कुल ठीक है, ये लोग भी लायबल है। आप देखो हमने ये जो डायग्राम आपकी ऐसी भाषा में जो दिया हुआ था, हमने कहा भाई इसको ऐसे लेके जाते हैं। अब हमने बात करा कहीं ना कहीं एक और बात, हमने कहा जो एवरी डायरेक्टर जो भी अवेयर था ना बेटा, जो भी अवेयर था, जिसको भी पता था कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, राइट,
अब इसको अवेयरनेस कहाँ से हुई ये देखते हैं। हमने इसके लिए 3 बातें करी। अवेयर उसको कहाँ से हुआ, हमने कहा भाई या तो उसको बाय वर्च्यू ऑफ पता चला है, थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बाय वर्च्यू ऑफ उसको पता चला कैसे कि भाई प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, ठीक, बोर्ड के थ्रू पता चला। दूसरा तरीका, वो वहां बैठा था बट कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तीसरा, भाई साहब वो तो माय गॉड पूरा बदमाश निकला, बदमाश है, उसने खुद कंसेंट दी थी गलत करने के लिए, राइट। ए और बी और सी हमने कहा सारे केसेस में वो डायरेक्टर लायबल होगा। अगर आपको पता था आप चुप रहे, आपको कहीं से पता चला फिर भी चुप रहे, कहीं ना कहीं आपके सामने हो रहा था और आपने उस चीज के लिए कंसेंट दी, लायबल है, राइट। और लास्ट बात अगर मैं आपसे करूं, इसको थोड़ा सुंदर कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। आदि है आदि, अरे यार ये क्या हो गया, आदि है आदि, आदि है आदि, आदि है आदि, किसके आदि, ये देखो जी, हमने कहा बीओडी आदि है, अकस्टम्ड है टू, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड है किसका, एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। अब देखिए कितना खूबसूरत ये डायग्राम लग रहा है, आप देखिए, और आप आपसे गलती नहीं हो सकते, एक बढ़िया चार्ट पेपर पे इसे तैयार करिएगा मेरे संग, मजा आ जाएगा। देखो एक बात समझो, कलरफुल डायग्राम, कलरफुल नोट्स तो हमारे ये भी दिए हुए हैं, इसमें क्या कुछ, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। कह रहे मैम हर क्लास में एक बार तो ये ऐसा नाटक करता ही करता है, मैंने कहा ना तुम्हें देख के इसे बहुत शर्म आती है, ठीक है आइए, गायब ही हो गया है सब लग रहा है, हाँ 2 बार खुल गया है क्या ये, एक बार बंद करते हैं, हाँ ये रहा। तो ये डायग्राम तो दिया ही हुआ है, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, बट ये क्या बोरिंग हो जाता है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने आपके संग अलग अलग पॉइंट्स पे तो मेहनत करी, ये भी मेहनत करी, क्योंकि क्या है यार ना, जब आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखोगे गड़बड़ हो जाएगी आपसे, राइट, फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, इसलिए टाइम बिताया है अपन ने ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये देख लीजिए, छोटा हो गया मैम, ये देख लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, सॉर्टेड। कह रहे हैं मैम वो हु मजा आ गया, मजा आ गया जी, मजा आ गया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा इन अ कंपनी a default was committed with respect to the allotment of the shares by the officers, ठीक है, कोई एक अलॉटमेंट होना था शेयर्स का कंपनी की तरफ से कि शेयर का पैसा आ गया है, अब अलॉटमेंट होना है, और उसमें जो भी उसके ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से डिफॉल्ट हुआ है। अब कंपनी में कोई भी प्रकार के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, भैया सेक्रेटरी भी नहीं है, ओ माय गॉड, a person charged by the board with the responsibility of complying with the provisions of the act and neither any director or director specified by the board, कोई है ही नहीं, ना केएमपी है, ना सेक्रेटरी है, ना कोई प्रकार का मैनेजर है, और सबसे बड़ी बात कोई स्पेसिफाइड पर्सन भी नहीं है। आप मुझे बताना कौन से पॉइंट की तरफ ये बात जा रही है, जो भी बात की बात हो एक असली बात पकड़ लीजिएगा, मैम इनके यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड नहीं है। और आपको पता है अगर कोई भी पर्सन स्पेसिफाइड बाय बोर्ड नहीं होता, ये देख लीजिए, ये वाला मैंने आपके लिए बनाया था, अगर कोई भी पर्सन स्पेसिफाइड बाय बोर्ड नहीं होता, मान लीजिए कोई नहीं है हमारे लिए, दैट मीन्स all the directors shall be liable if this point fails। आप देखें इसमें भी यही होगा, therefore in such situation all the directors of the company shall be treated as the officer in default। तो आपके दिमाग में अब सारे के सारे ये पॉइंट डिटेल में बैठ गए होंगे। 7 पॉइंट्स के बारे में हमने बात करा, होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, अगर केएमपी नहीं है तो 2 बातें,
हमने कहा भाई साहब आदि हैं तो एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन वाले लोग, शेयर ट्रांसफर एजेंट मर्चेंट बैंकर अगर इशू या ट्रांसफर का बात हो रहा है कहीं ना कहीं, हमने कहा कि यार अगर इमीडिएट अथॉरिटी के बिलो वाली बात करें वो भी, एंड जो लोग भी अवेयर है बिकॉज ऑफ व्हाट्सोएवर रीजंस, 3 तरीके रीजंस पता करने के, प्रोसीडिंग्स खुद से पता चल गया है और वहां बैठे हुए थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया एंड कंसेंट दिया, इन सारे केसेस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा ऐसा पर्सन। ठीक है, आई होप इट हेल्प। मैन ये तो बहुत सारा हो गया। एग्जैक्टली KMP करा हमने 251 एंड देन वी डिड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दैट इज 260। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, राइट? तो ये करना है। ये देखिए, करिए आ जाइए। कह रहे हैं मैम एग्जाम के लिए भैया 2025 में इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन दिख सकता है तो तैयार रहिएगा। ठीक है जी, तो बच्चों की भारी रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। अपन आज का टॉपिक अभी ना बहुत लाइट करने वाले हैं। आपने कहा मैम ठीक है, हमने बहुत सारी बातें करी हैं, 213, 240, 241, दैट इज 241, 251 KMP एंड 260 ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आपने कहा मैम अब क्या कराओगी? मैं आपको एक बीच का सेक्शन करा रही हूँ, 254, ठीक है, 2 क्लॉज 54। आपने कहा मैम ठीक है, मस्त सेक्शन है, इजी सेक्शन है, सल्लू भाई का सेक्शन है। हाँ, सल्लू भाई का सेक्शन। सल्लू भाई की खास बात क्या है? कह रहे मैम ये बहुत हेड आदमी है। एग्जैक्टली 2 क्लॉज 54 जो है वो है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का, और मैं अभी आपको कनेक्ट करती हूं इसको सलमान खान से। देखो भाई ये अगला आदमी ना, वैसे मैं सल्लू की फैन नहीं हूं, मैं तो शाहरुख की फैन हूं, बट कहीं ना कहीं हमेशा ये अपने एब्स के लिए फेमस रहा है। कह रहे मैम एब्स की स्पेलिंग गलत है। नहीं, सही है स्पेलिंग, अभी आप देखिएगा कहीं ना कहीं मेरे संग। ठीक है, हमने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली वो बंदा है जो कंपनी में कहीं ना कहीं 4 तरीकों से, कितने तरीकों से? 4 तरीकों से अपॉइंट किया जा सकता है। कह रहे हैं अच्छा उसका शॉर्टकट है एब्स। ठीक है, एकदम एब्स। आपने कहा मैम बताइए क्या शॉर्टकट है? हमने कहा MD वो है, मैनेजिंग डायरेक्टर वो है जो या तो आर्टिकल्स की वजह से, AOA की वजह से, या फिर कंपनी के संग अग्रीमेंट हुआ हो। यानी आप अगर बात करो तो आर्टिकल्स की वजह से, अरे भैया आर्टिकल्स की वजह से, या फिर कंपनी के संग अग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से बना है डायरेक्टर, MD बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं उसके लिए B से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट किया है, उसको कुछ पावर्स वगैरह दी हैं, या फिर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के द्वारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख देती हूं, शेयर होल्डर्स ने, देखो जनरल मीटिंग तो रेजोल्यूशन वगैरह जो पास होता है जनरल मीटिंग में वो शेयर होल्डर्स ही करते हैं ना। तो बेसिकली वो S जो है, ये जो S है ना, इसका वर्ड नहीं दिख रहा है डेफिनेशन में, बट मैं आपको बता रही हूं। हमने या तो तरीका अपनाया आर्टिकल्स में लिख दिया ये बंदा MD बनेगा, ओके। दूसरा हमने कह दिया भाई कंपनी के संग डायरेक्टली अग्रीमेंट हो गया इसका कि डायरेक्टर है, और हमने उसको कहीं ना कहीं MD बना दिया, अग्रीमेंट कर दिया। थर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से उसे ऐसी स्पेशल पावर मिली है MD वाली, या फिर शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में बाकायदा इस चीज के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है कि भाई साहब इस पर्सन को हम कंपनी चलाने के सब्सटैंशियल पावर्स देंगे टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल बोलूं तो सब्सटैंशियल मींस मेजर, भयंकर, ज्यादा पावर्स दी गई हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग टू द MD। तो हमने कहा मैं व्हाट आर द 4 वेज कहीं ना कहीं जिसकी वजह से कोई डायरेक्टर MD माना जा सकता है, मैनेजिंग यानी वो डायरेक्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर माना जाएगा। हमने कहा 4 तरीके हैं, या तो AOA में लिख दिया हो एब्स का A, दूसरा कंपनी के संग अग्रीमेंट हुआ अग्रीमेंट A, तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको ये पावर दे दी हो, इंटरेस्ट करती हूँ, और लास्ट सब्सटैंशियल पावर्स जो उसको दी हैं वो शेयर होल्डर्स ने दी हैं जनरल मीटिंग में बाकायदा रेजोल्यूशन पास करते हुए। आपने कहा मैम ठीक है, ये बात हम समझ गए अच्छी तरीके से, कूल। अब सुनते हैं, रुकिएगा एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अब मैं MD का जो डेफिनेशन है वो 3 पार्ट्स में कराती हूं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा ये रहा,
वी सेड कि एक डायरेक्टर एमडी कब माना जाएगा, देयर आर 4 वेज ऑफ कंसीडरिंग एंड दिस शॉर्टकट इज हियर एब्स। आपको मस्त याद रहेगा, बोलो ना, सलमान का फैन, ठीक है ना। ए से आर्टिकल्स, ए से अग्रीमेंट, बी से बीओडी, एस से जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है शेयर होल्डर्स का कि इस डायरेक्टर को हम एमडी मानने वाले हैं, जिसको हम सब्सटैंशियल पावर्स कंपनी में देंगे, उसको बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट काम देने वाले हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने कहा सुनिएगा, ऐसे पर्सन को हम सब्सटैंशियल पावर्स जब देंगे, 4 पावर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड नहीं मानी जाएंगी। अगर ये 4 जो बातें हैं, जो 4 पावर हैं, अगर हम उसको अलग से दें तो ठीक है, ठीक है, मतलब हमने कहा चल तू ये काम कर ले तो ठीक है, बट अगर आप उसको अलग से ना ऑथराइज करो तो ये उसकी भाई डीम्ड पावर नहीं मानी जा सकती। मैम ऐसे कौन से 4 काम हैं जो बीओडी को उसको देने पड़ेंगे, वो खुद अज्यूम नहीं कर सकता कि वो अगर करना चाहे तो। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको मस्त कराए दे रही हूं। CNC, CNCC, मेरे संग बोलिएगा CCC, CCCN, CCCC, और कायदे से तो बोलूं 3 ही सी है। कह रहे मैम N तो मैं हूं नहीं, मजाक कर रही हूं, सुनिएगा। सी से हमने कहा सबसे पहले भाई उसके पास किसी भी कागज पे नॉर्मली बिना पूछे कॉमन सील लगाने की पावर, एफिक्स करने की नहीं है ना भाई ना, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कॉमन सील लगाना है, देखो खुद साइन कर रहे हो अलग बात है, आप अगर कॉमन सील लगाए दो बिना बीओडी की परमिशन के, हमने कहा ये तो अलाउड ही नहीं है। पहले तो स्पेशली दिक्कत की बात थी जब सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं था, अब तो फिर भी क्या है, सिग्नेचर करना मैंडेटरी है। कॉमन सील है तो ठीक है, कॉमन सील हैज नाउ बिकम ऑप्शनल, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं टू अफिक्स द कॉमन सील आप ऐसे नहीं लगा सकते भाई, पता नहीं क्या हो जाए, कल को कंपनी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। हमने कहा इसके लिए आप परमिशन लो। दूसरा, कंपनी के नाम पे कोई भी प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एन से, और तीसरा चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक, 2 पॉइंट हो गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, राइट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बच्चे पढ़ के आए हैं, दे ऑलरेडी नो दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। बट क्योंकि चेक ज्यादा पॉपुलर है अलग से, तो इसलिए उन्होंने चेक का पॉइंट लिखा कि भाई कंपनी के फालतू जबरदस्ती बिहाफ पे, कंपनी पर लायबिलिटी लेने के लिए आप किसी भी प्रकार का ड्रॉ या इंडोर्स चेक नहीं करेंगे। यानी कंपनी के नाम पे आप चेक इशू ऐसे नहीं कर सकते, आपको ऑथराइज्ड पावर होनी चाहिए बीओडी की तरफ से टू इशू दिस चेक। बेटा अगर आपको चेक इशू करना है, एमडी कह रहा है मैं साइन मारूंगा, देखो एक बात तो तय है ना, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद से चेकबुक में साइन नहीं कर सकती। ऐसा तो होगा नहीं कि रात को बिल्डिंग उठ गई, कह रहे चल चेक साइन करना है, बिल्डिंग चल रही है, कह रहे चेक साइन करना है, चेक साइन करना है, चेक साइन करना है, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो सम पर्सन विल डू इट। अब एमडी जो बना, मैनेजिंग डायरेक्टर जो बना कंपनी में, लेट्स से मिस्टर ए बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर, आप ये नहीं कह सकते बॉस अब मैं हूं बॉस, अब कहीं ना कहीं मैं सारे चेक पे खुद साइन करूंगा और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी डाल दूंगा। भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, you need to have the permission of the BOD। और मैंने कहा सिर्फ चेक नहीं, इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम रूल एप्लीकेबल है। तो आपको मैंने क्या कहा, नेगोशिएबल और मैंने क्या चेक, मैंने साथ ही तो बोला ना, एनसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह लो, चेक कह लो, एक ही बात हो गई, राइट। एंड पहला कॉमन सील लगाना अलाउड नहीं है। लास्ट, कोई भी प्रकार के सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उन पे साइन करना, उनका कोई प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना, डायरेक्टली ट्रांसफर वगैरह का जो होता है, शेयर्स ट्रांसफर होके आते हैं, अलाउड नहीं है। सो 4 चीजें एमडी को, ये सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। पहला हमने पढ़ा एब्स, दूसरा मैं करा रही हूं सीसीसी या सीएनसीसी आप कह सकते हो। कॉमन सील लगाना, देखो हिंदी में मेरे संग याद करो, कॉमन सील लगाना अलाउड नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ या एंडोर्स करना अलाउड नहीं है। चेक कोई भी प्रकार का इशू करना अलाउड नहीं है, ड्रॉ करना कंपनी के ब्याह पे। और लास्ट,
कोई भी प्रकार से आप कोई सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करोगे, फालतू का ट्रांसफर वगैरह जो भी शेयर होल्डर्स के बीच में हो रहा है उसमें आप दखलंदाजी नहीं करोगे जब तक इन चारों पावर्स में आपको बीओडी परमिशन ना दे दे। बाबा अगर बीओडी परमिशन दे रहा है ना तो जो मर्जी कर लेना, पर ऐसे अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है। तीसरी बात, बड़ी सिंपल बात, ठीक है, बड़ी सिंपल बात, अगर आपको एमडी बनना है, क्या बनना है, एमडी बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको कहीं ना कहीं पहले डायरेक्टर ऑफ बीओडी का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप सीधे आके, आप एक बात बताओ, सपोज करो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, कह रहे हैं हाँ फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जा रहे हो, फर्स्ट फ्लोर सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे जा रहे हो, राइट, सीढ़ी यू अंडरस्टैंड, स्टेयर्स, राइट, ठीक है, वो लोकल भाषा में मैं बोल देती हूँ सीढ़ी। आपने कहा पहले नीचे वाली सीढ़ी पे चढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि सबसे नीचे ऊपर छलांग मार दोगे एकदम पहुंच के कि भाई साहब यहां पहुंचना है, ये सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है, आप डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश कर रहे हो। और भाई साहब जहां मैं रहती पढ़ाती हूँ ना, माय गॉड, वहां तो ऐसी सीढ़ी है, ऐसे ऐसे इतनी इतनी बड़ी एक सीढ़ी है, इमेजिन इतनी बड़ी, अगर आपने जंप करने की सोच ली, इवन एक जंप करने की सोची, बाय है आपका बाय, इमेजिन कैन यू रीच टू द टॉप विदाउट यू नो कमिंग टू एवरी स्टेयर, कैन यू क्लाइंब? आपने कहा नो मैम। So that is how MD cannot become MD if he or she is not a part of that BOD. आपको BOD का हिस्सा होना पड़ेगा प्रॉपरली, तब आप जाके कहीं ना कहीं MD बन सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी सिंपल। सपोज करो आप फर्स्ट फ्लोर से उतरे, आपने कहा हाँ, ऐसा जरूरी तो है ना कि फर्स्ट फ्लोर से सीधे आपको धक्का मार देंगे। अरे मैम धक्का क्यों मार देंगे, फर्स्ट फ्लोर से उतरेंगे तो पहली सीढ़ी पे आएंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे आएंगे, ऐसे तो आएंगे, करेक्ट। एमडी अगर आप पोजीशन छोड़ते हो तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ द बीओडी, ठीक है। मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बोली है, बहुत सिंपल बात बोली है। मैंने कहा आपको अगर एमडी पे बनना है ना, एमडी यानी लाइक इधर है एमडी, तो आपको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जंप करके एमडी नहीं बन सकते। बट मैंने कहा इफ यू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एमडी, मान लो आप एमडी की पोस्ट से उतरे, तो आप बीओडी का हिस्सा रह सकते हो जैसे पहले थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नथिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। ये तीसरा पार्ट है। मैंने क्या कहा, फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, एन इंडिविजुअल हैज टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स शैल फर्स्ट बी एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, अदरवाइज हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो 3 पार्ट्स में हमने बात करी है एमडी की। कह रहे मैम बता दो, जल्दी से बता दो, ओके एज यू से। हमने मैनेजिंग डायरेक्टर का बात किया 2, जल्दी बोलो, सेक्शन बोलो, 254, 51 में वी डिड केएमपी, 54 में नाउ वी आर डूइंग एमडी। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अपॉइंटमेंट का तरीका, एब्स, ठीक, कौन सी सब्सटैंशियल पावर्स नहीं है इसके पास, वो है CNCC। तीसरा, ये रही पोजीशन एमडी की, और एमडी की पोजीशन के पहले इसे किसका हिस्सा बनना पड़ेगा, बीओडी का। तो बीओडी का पर्सन कोई एमडी बनेगा, डायरेक्टली आप बाहर से जंप करके नहीं आ सकते। सो ये रही सीढ़ी आपकी, बीओडी से आप एमडी बन सकते हो, एमडी की पोजीशन छूटी तो वापस बीओडी पे आ सकते हो, जरूरी नहीं है बाहर निकाल दिया जाए, राइट। ये रहा आपका डन। बताओ क्या ये हमको समझ में आता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सॉर्टेड? कह रहे हैं मैम मजा आ गया, हम दिमाग से एकदम स्थिर हो चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर थक गए हैं आज पढ़ते पढ़ते क्योंकि आज का क्लास हैवी हो गया है, परंतु फटाफट से बता दीजिएगा। हमने बात करी 4 एप्स की, ये रहे भैया हमारे एप्स। आर्टिकल्स में आपका तरीका लिखा हुआ हो, अग्रीमेंट किया हो कंपनी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी हुई आपको पावर्स, या जनरल मीटिंग में स्पेशल शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हो। 4 तरीके एमडी बनने के। अब हमने इसमें बात करी आपसे कहीं ना कहीं 4 पावर आपके पास नहीं है, दैट इज CNCC। क्या क्या पावर्स हमारे पास नहीं है? कॉमन सील लगाने का पावर नहीं है जब तक आपको बीओडी ऑथराइज ना करे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ एंड इंडोर्स करने का कोई हक नहीं है आपके पास, चेक ड्रॉ या इंडोर्स करने का कोई हक नहीं है कंपनी के बिहाफ पे। और लास्ट, कोई भी प्रकार के शेयर सर्टिफिकेट आप ट्रांसफर वगैरह या रजिस्टर या खुद से साइन नहीं कर सकते। तीसरी आखिरी बात, भैया एमडी बनने के लिए बी अ पार्ट ऑफ द बीओडी फर्स्ट एंड देन यू कैन बिकम एमडी। स्टेप डाउन करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक, एवरीबडी ओके विद दिस? कह रहे मैम अब तो बस कर दो। नहीं, अभी कहाँ हुआ है बस, अभी बस पकड़ के कहीं नहीं जाना है। कह रहे मैम ये सारी डेफिनेशंस करनी है। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। देखो अभी तो हम बिगिनिंग में थे, तो मैंने आपको बड़ा तरह तरह का डेफिनेशन कराया। मैं अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एज यू नो दिस चैप्टर हैज लेस ऑफ वेटेज, राइट? तो इसके पूरा जो डेफिनेशन, तरह तरीके की डेफिनेशंस होती हैं, वो हम कई सारे वर्ड्स चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर वर्ड आएगा आपका, ठीक है? प्रमोटर गया 269 में, राइट? सेक्शन 2 क्लॉज 69, ये रहा, ये देखिए क्यूटी पाई। कह रहे मैम ये क्या हो रहा है? ये मैं बताएगी तुमको, ठीक है, अगले चैप्टर में, तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रमोटर का डेफिनेशन जैसे तो मैं यहाँ नहीं कराऊंगी आपको, वी विल डू इट इन चैप्टर 2, ठीक? सिमिलरली आपका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 70, ये हम करेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है? पब्लिक कंपनी वगैरह जो है ये मैं आपके संग परसों की क्लास में था, यू नो 5th क्लास में आई टेक इट अप, थोड़ी सी टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह, स्मॉल कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब मैं आपके संग कवर करा लूंगी, आप उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है? सो जहाँ जहाँ जैसे जैसे वर्ड्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम वहाँ पे वो कवर करेंगे। बट अब कुछ डेफिनेशन सुनिएगा जो बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएंगी, कतई नहीं आएंगी। देखो यार कोई सेंस ही नहीं है ना। अब वो आपसे अगर ऐसा वर्ड पूछ ले कि बताओ प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का सेक्शन विथ क्लॉज और उसका मीनिंग, कह रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब है मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। करोगे क्या आप इस वर्ड का? ये कोई डेफिनेशन में तो ही ना काम आने वाला है, ये तो हम चलते फिरते जब पढ़ेंगे तो अपने आप ये वर्ड कवर हो जाएगा। तो ऐसे सब ऐसे क्लॉजेस के लिए आपको कतई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लास में याद करा रही हूँ, अदरवाइज इस सब का जरूरत नहीं। अब जैसे पोस्टल बैलेट वर्ड आया, ये हमारा जनरल मीटिंग चैप्टर में पूरा सेक्शन है बेटा कवर करने के लिए, इनफैक्ट 2 सेक्शन आएंगे इसके कवर होने के लिए, तो उसमें कवर करेंगे, ठीक? सारे सेक्शंस अगर आप मुझसे कहो, अब देखो कितनी बेकार की डेफिनेशन, ओपीसी की डेफिनेशन है 62 में, 262 में बेसिकली 1 पर्सन वाला, राइट? ये चैप्टर 2 में कम से कम आधा लेक्चर इसमें जाएगा ओपीसी में मेरा, ठीक है? तो आप समझना मैं उसमें कराऊंगी, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन सब कराऊंगी। तो आप ये तो चलते फिरते की बात करो, इनके आपको क्लॉजेस याद करने की जरूरत नहीं है। इस बात पे तसल्ली रखिएगा, विश्वास रखिएगा। कह रहे बल्ले बल्ले हमें लगा मैम ये सब करना पड़ेगा, अरे नहीं भैया, इतना करने की आपको कतई जरूरत नहीं है, ठीक है? कह रहे मैम चलो 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 मैम हम घर जाना चाहते हैं, कोई घर नहीं जा रहा, क्योंकि अगली क्लास के लिए मुझे आपके संग कुछ बेस बनाना है। देखो बेस बनाऊंगी बहुत आसान। कह रहे यार मैम छोड़ दो, चुप, 10 मिनट सुन लो बस प्लीज, देखो प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट, आ जाओ ना, बात तो करो। कह रहे मैम चलो, आप इतने प्यार से कह रही हो वरना हम किसी के नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात जानती हूं, ये तो भली बात है, आप किसी की नहीं सुनते हो। हाँ कह रहे मैम चलो फिर कराई दो। तुम बताओ मुझे कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे जो बर्थडे में फोन ना करके तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन पूछते हैं और बताओ बेटा कैसा रहा रिजल्ट? ओहो जरा सा रह गया है, हमने तो पहले ही कही थी सीए बहुत टफ है, जल्दी बताओ। एकदम गुस्सा आ जाता है कि नहीं आ जाता है मुझे बताना। रिश्तेदारों के बारे में सुन के, किसी की बुआ, किसी का चाचा, किसी का ओ माय गॉड कह भी नहीं सकते, कोई ना कोई तो रिश्तेदार डैश डैश हो जाता है। सेक्शन है रिश्तेदार का 277, यूं तो रिश्तेदार 77 हमारे, ले जो तू कर 77 इशारे, देख के आइए 277। कह रहे मैम 77 मतलब महिलाएं आ गई कहते हुए। कह रहे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 77? 77 मीन्स 77, 2 क्लॉज 77। देखो ये कर लो, इसको करने से ना क्या होगा, आपका कल का क्लास बहुत अच्छा हो जाएगा। कल मैं आपको कंटिन्यू कराने वाली हूं नेक्स्ट क्लास में 76, दैट इज रिलेटेड पार्टी। टाइम लेगा बेटा वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे संग, इसलिए कह रही हूं 77 अच्छे से करने का है। आपने कहा मैम बताओ रिलेटिव है ना, कह रहा हूं 4 गाली रख के बताएंगे। ये वाले रिश्तेदार, ये गाना सुना है आपने? हाँ
मैं बिचंगा मेरा प्यो, बिचंगा मेरी माँ, बिचंगे रिश्तेदार, टैटे, आप समझ गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सुनेंगे रिलेटिव की डेफिनेशन, एक बात कान खोल के सुनिएगा, इज डिफरेंट इन कंपनीज एक्ट एंड इट इज नॉट सेम लाइक इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आप मुझसे ये कहने आ जाओ कि हमारे सर ने या हमारी मैम ने तो हमें इनकम टैक्स में ये डेफिनेशन पढ़ाई है, भैया उनकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है इनकम टैक्स के हिसाब से, मेरी डेफिनेशन यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। रिलेटिव क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको कल की क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। रिलेटेड पार्टी जैसे टॉपिक में आज नहीं उठाऊंगी आपके संग, बस रिलेटिव को सुनते चलिएगा। आपने कहा मैम ठीक है, डन। रिलेटिव की बात करी जाए, इट मीन्स विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन, ठीक है। हम ऑफ कोर्स रिश्तेदारी इंसानों के बीच में ही रखते हैं, जानवरों के बीच में रिश्तेदारी नहीं कही जाती है, ठीक है। हाँ, उस गली का जो कुत्ता है ना वो हमारा दूर का चाचा लगता है, ऐसी बातें नहीं कह रही हूं मैं आपसे, ठीक है। अरे यार मतलब आई मेंट जेन्युइन एनिमल्स, राइट। हाँ, तुम भी ना, एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, इफ क्या क्या तीन बातें भाई, या तो वो मेंबर्स हैं HUF के, यानी अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें जितने भी लोग हैं, उस घर में जितने भी लोग रहते हैं, चाचा ताऊ दादाजी छोटे बच्चे, वो सब उस HUF में, क्योंकि बिजनेस एक है, घर एक है, इसलिए हम उन सबको साथ में एक साथ कलेक्टिवली मेंबर्स मानते हैं और रिश्तेदार मानते हैं एक दूसरे का, ठीक। सेकंड, हस्बैंड या वाइफ, यानी अगर आपका स्पाउस का रिलेशन है, ठीक है। कह रहे हैं मैम इसमें आपके मन में पहला सवाल, कह रहे हैं मैम व्हाट अबाउट सिचुएशनशिप जो आजकल चल रही है हमारी। देखो भैया सिचुएशनशिप तो बहुत बाद में आया है, इससे पहले तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब कहीं पर भी लॉ में डिफाइंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। थर्ड, वन पर्सन हु इज रिलेटेड टू द अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड कहाँ होता है मैम, प्रिस्क्राइब्ड 2014 के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। तो आप अभी के लिए तो ये दो बातें समझ गए हैं, कह रहे हैं हाँ मैम ये तो दो समझ में आ गई। अगर HUF है तो उसके घर के सारे लोग उसमें अगर सारे मेंबर साथ पे रहते हैं, मान लीजिए मैम HUF बिखर गया तो सब रिश्तेदार नहीं माने जाएंगे, हम देखेंगे कौन कौन माने जाएंगे। दूसरा, हस्बैंड वाइफ, यार हस्बैंड वाइफ ऑब्वियसली कह रहे हैं मैम ये रिश्तेदार कैसे हुए, फिर इसमें एकदम वो क्या कहते हैं महिलाओं के अगेंस्ट के जोक चलते हैं, क्योंकि बीवी ने खून पी लिया है अपने पति का इसलिए वो दोनों भाई बहन दिखने लगे। ये फालतू की बातें नहीं कर रही हूं, एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ कहीं ना कहीं रिलेटिव माने जाते हैं, राइट। एंड थर्ड, जो प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट है। अब प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में देखें कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, इनकम टैक्स वाली बात मुझसे मत कर दीजिएगा। कह रहे हैं मैम बताइए जल्दी से बताइए। हमने कहा फादर, फादर इंक्लूड्स स्टेप फादर, आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, फादर में स्टेप फादर इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टेप फादर आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक। मदर, मदर ऑल्सो इंक्लूड्स स्टेप मदर, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। सन, सन इंक्लूड्स स्टेप सन, ये बात भी ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। यानी अगर हिंदी में बोलूं तो माँ बाप भाई, आपके कोई भी अगर ये स्टेप भी हो, यानी आपके कहीं ना कहीं यू नो बिकॉज ऑफ द सेकेंड मैरिज फादर इज देयर, सेकेंड फादर राइट, देयर सेकेंड मदर, एंड आपका यू नो कहीं ना कहीं सन स्टेप सन है, ठीक है, यानी दूसरी शादी से बच्चा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेप सन हो गया। हाउएवर इन्होंने ये बात डॉटर के लिए नहीं लिखी, आप इसे गलती मान सकते हैं, आप इनकी ये रूढ़वादी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी मान सकते हैं। इन्होंने डॉटर में इंक्लूड्स स्टेप डॉटर नहीं लिखा हुआ है। अब अगर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है ना लॉ में, देखो आपका दिल या मेरा दिल चाहे जितना भी कहे कि अरे भाई क्यों नहीं, जब स्टेप सन इंक्लूडेड है तो स्टेप डॉटर क्यों नहीं इंक्लूड होगी। मन हमारा बहुत करता है स्टेप डॉटर को इंक्लूड करने का, बट हमारा हाथ बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है लॉ से। लॉ ने स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं करा है, गलती है जानबूझ के किया है पता नहीं यार, बट वी कैन नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, सन स्टेप सन, डॉटर नॉट स्टेप डॉटर, ये रिश्तेदार में नहीं आएगी, स्टेप डॉटर नहीं आएगी बट डॉटर आएगी, ठीक है, बेटी आएगी। पर अगर यू नो सेकेंड मैरिज से बेटी या उस टाइप से चीज है, मतलब यू नो स्टेप मीन्स यू अंडरस्टैंड। सपोज करो किसी अंकल ने शादी करी थी, वो वाइफ मर गई है, ठीक है, अभी दूसरी शादी करी, और जो वो दूसरी वाइफ हैं उनके ऑलरेडी एक डॉटर है, ठीक है,
तो वो स्टेप डॉटर कहलाई, राइट। तो वो कहीं ना कहीं कवर नहीं होगी, ठीक है। अपने को ये बात समझ में आती है, ठीक। नेक्स्ट, सन्स वाइफ यानी हिंदी में बोले तो बहू, बहू कवर होगी, और बहू अगर स्टेप सन है तो उसकी वाइफ भी जो भी होगी वो भी कवर्ड मानी जाएगी। जब सन में ही स्टेप सन इंक्लूडेड है तो स्टेप सन की वाइफ भी इंक्लूडेड है, राइट, ऑब्वियस बात है ये। डॉटर्स हस्बैंड बोले तो दामाद, फिर वही हम अजम्पशन मानेंगे, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड ही नहीं है तो स्टेप डॉटर का हस्बैंड भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रदर एंड इट इंक्लूड स्टेप ब्रदर, ठीक, एंड सिस्टर इट इंक्लूड्स स्टेप सिस्टर। कह रहे मैम हमें नहीं समझ में आया, कह रहे मैम ये पापी चुड़ैल कौन है, कौन है, कौन है ये, जल्दी देखिए कौन है। कह रहे मैम ये हमें किसकी लग रही है, जल्दी बताओ, स्क्विड गेम की लग रही है ये पापी चुड़ैल। कह रहे मैम इस रिलेटिव को बीच में, इस अंकल को बैठा दिया, इनके अब कौन कौन रिश्तेदार अपने माने जाएंगे कंपनी लॉ में, माँ, बाप, भाई, बहन, ठीक है, ये चारों हो गए, इनके स्टेप वाले भी कवर हो जाएंगे, यानी माँ बाप आपके स्टेप चलेंगे, भाई बहन आपके स्टेप चलेंगे। स्पाउस, स्पाउस कभी स्टेप नहीं होता, ठीक है। बच्चे बड़े एक्साइटमेंट में पूछते हैं, मैंने कहा मैम स्टेप वाइफ भी चलेगी क्या, स्टेप वाइफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट, राइट। सो स्पाउस, स्पाउस से आए दो बच्चे, एक सन एक डॉटर, हमने कहा सन का स्टेप सन कवर्ड है बट डॉटर की स्टेप डॉटर कवर्ड नहीं है, और इससे आने वाले कहीं ना कहीं डॉटर इन लॉ एंड स्टेप इन लॉ, स्टेप इन लॉ कह रही हूँ, सन इन लॉ, ठीक है, दामाद और बहू, ये कवर हैं। अगर आप टोटल देखो मेरे संग संग तो टोटल 10 लोग कवर होते हैं। कह रहे मैम कैसे, माँ, बाप, भाई, बहन, हस्बैंड, वाइफ, राइट, उन्हें एक ही मानेंगे स्पाउस को, ठीक है। सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, HUF के सारे मेंबर। अगर HUF है तो चाचा जी रिश्तेदार हैं, अगर HUF नहीं है तो चाचा जी रिश्तेदार नहीं है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। कह रहे मैम कैसे पता चलेगा चाचा रिश्तेदार हैं, हम आपसे पहला सवाल पूछेंगे क्या HUF है, आपने कहा है जी, उसमें चाचा जी हैं, आपने कहा है जी, हमने कहा रिश्तेदारी है, रिलेटिव है, आपने कहा मैम कोई HUF नहीं है, सब अपने अपने जॉब पे हैं, चाचा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत पास में रहते हैं, बहुत काम करते हैं, हमारे चाची भी बहुत अच्छी हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई खराब औरत नहीं है वो। मैम वो रिलेटिव नहीं है पर कंपनी लॉ के हिसाब से दे आर नॉट रिलेटिव। कह रहे हैं बेटा हमारी 2 बेटियां हैं, एक हमारी खुद की है, एक स्टेप डॉटर है, खुद वाली रिलेटिव मानी जाएगी, दूसरी वाली स्टेप डॉटर जो है वो रिलेटिव नहीं मानी जाएगी। कह रहे हैं एक हमारा बेटा है, बेटे की एक बहू है, कहीं ना कहीं बेटा और बहू दोनों आपके रिलेटिव माने जाएंगे। परंतु अब आप इसमें एक चीज और देखिएगा, मैं बड़ी खतरनाक बात बताने जा रही हूं, बहुत खतरनाक बात। ये सवाल उसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है जो वाकई में सुन रहा है। आप ये डायग्राम देख लो पहले, 1 मिनट अच्छे से डायग्राम देख लो। टोटल 10 लोग आएंगे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड HUF के मेंबर्स, मम्मी, पापा, भाई, बहन, पति पत्नी में जो भी है पार्टनर, बेटा, बहू एंड बेटी, दामाद एंड HUF के मेंबर्स, ठीक है। कह रहे मैम ठीक है, पहली बात तो ये सुनिएगा, ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर्स हस्बैंड ये कंपनी लॉ में कवर नहीं होते ना, ना, ये कंपनी लॉ में कवर नहीं होते। आप देखिए भाई और बहन कवर्ड है, भाई की मिसेस और वाइफ सिस्टर के हस्बैंड कवर्ड नहीं है, बेटा की बहू कवर्ड है, बेटी का दामाद कवर्ड है। बट ये जो देखो आप ऐसे देखो, और ये डायग्राम भी मैंने क्यों ऐसे बनाया है समझिएगा। फादर मदर जिन्होंने जन्म दिया, भाई बहन जो हमारे बराबर के हैं, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है, स्पाउस हमारे साथ है, ठीक है, हमारी अर्धांगिनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। नीचे आगे जनरेशंस डिसेंड करेंगी, सन डॉटर उनकी आगे शादी होगी, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ कवर होते हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है। अब आपने कहा मैम तीसरी बात हम ये भी समझ गए हैं, स्टेप डॉटर भी कवर्ड नहीं है, करेक्ट, स्टेप डॉटर भी कवर्ड नहीं है। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, कई लोग पूछते हैं मैम दादा दादी रिश्तेदार हैं, आज ही अपने घर पे दादा दादी जी को कह दीजिएगा कि दादाजी
आप रिश्तेदार नहीं है हमारे। वहीं से पहली फ्लाइंग चप्पल रिसीव होके आएगी, फिर पापा की तरफ से अलग आएगी, वो देख लेना, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होते हैं। सिमिलरली ना ग्रैंड चिल्ड्रन कवर होते हैं, ठीक है, ये कवर नहीं होते। बट अब आपको ना एक बड़ी 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 अजीब बात नजर आएगी। ऐसा हो सकता है कि एक तरफ, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो दिमाग चला रहे हैं, एक तरफ तो अगर आप कहो कि रिश्तेदारी है, रिलेटिव है फॉर कंपनीज एक्ट, एक पर्सन के नजर से दूसरा जना रिलेटिव होगा, ठीक है, बट उस दूसरे जने के नजर से ये पर्सन जरूरी नहीं है रिलेटिव हो। कह रहे हैं मैम है, कुछ के दिमाग में तो ये बात आ गई होगी, मुझे पता है हर बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ये सवाल जरूर पूछते, कुछ लोग सोच नहीं पाते हैं, पर अब आप सोचिएगा, ठीक है। सपोज करो आज मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मुक्कू भाई को रख देते हैं, ठीक है, ये रहे मुक्कू भाई, ये रही मुक्कू भाई की आंखें, मुक्कू भाई एकदम खुश मिजाज, ये रहे मुक्कू भाई। आपने कहा मैम ठीक है, मुक्कू भाई के आप रिलेटिव्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है। अभी रिसेंट में उनके घर में नई मेहमान आई है, दैट इज राधिका। राधिका है उनकी बहू, करेक्ट? कह रहे हैं मैम बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें और मुक्कू भाई को सेंटर में बिठाएं तो कहीं ना कहीं बेटा और बहू दोनों रिलेटिव माने गए। आपने कहा हाँ मैम, यानी अनंत अंबानी और राधिका जी ये दोनों ही रिश्तेदार की कैटेगरी में आएंगे फॉर द मुकेश अंबानी साहब, अगर आप मुकेश अंबानी को सेंटर में बैठाते हो। यानी अगर हम मुकेश अंबानी के कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की बात करें तो उनके फादर जो धीरू भाई अंबानी साहब थे वो उनके रिलेटिव थे, उनकी मदर जो है मदर जो थी वो कहीं ना कहीं इनकी रिलेटिव मानी गई, इनका भाई अनिल अंबानी वो इनका रिलेटिव माना गया, इनकी वाइफ ऑफ कोर्स यू नो राइट, वो मैडम जी कहीं ना कहीं आपकी रिलेटिव मानी गई। सारे तीनों बच्चे इनके जो हैं ईशा, अनंत और वो तीसरा वाला जो भी है, ठीक है, इन तीनों कहीं ना कहीं रिलेटिव माने गए। और इनके जो रिस्पेक्टिव स्पाउसेज हैं, जैसे राधिका भी अभी आई तो उसको भी हमने कहीं ना कहीं मुक्कू भाई जो बहू है उनकी, उनको रिलेटिव माना, ठीक। बट अब इसको घुमा देते हैं, कह रहे हैं मैम घुमा दो। अगर मैं सेंटर में राधिका को बैठा दूं, अगर सेंटर में मैं राधिका को बैठा दूं तो राधिका के मम्मी पापा भाई बहन उनके हस्बैंड अनंत साहब बेटा बच्चे जो भी आएंगे आगे जाके वो सब तो रिलेटिव माने जाएंगे। बट मुझे बताओ ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी आप कहां से रिलेटिव माने जाओगे? क्योंकि फादर और मदर स्पाउस के तो ही ना कवर किए जा रहे हैं। आप देखो फादर और मदर, फादर और मदर स्पाउस के कवर तो ही ना किए जा रहे हैं। कह रहे हैं हाँ, भाई बहन अपने तो कवर हो रहे हैं, स्पाउस के तो ही ना हो रहे हैं। कह रहे हैं हाँ मैम बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। कहीं ना कहीं फादर अपने मदर अपने, तो जो बहू रानी है बहू रानी के ससुर जी तो कवर नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं मैम ये तो डेफिनेशन में झोल है। बिल्कुल है, एक तरफ से रिलेटिव है पर दूसरी तरफ से रिलेटिव नहीं है। यानी मुक्कू भाई के नजर से देखो तो राधिका रिलेटिव है, बट राधिका की नजर से देखो तो मुक्कू भाई रिलेटिव नहीं है। कुछ एक्ट्स में कुछ जगहों पे वाइफ के या स्पाउस के पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर भी हमारे रिलेटिव माने जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कहा HUF अगर है तो उसके सारे मेंबर्स आपके एक दूसरे के रिलेटिव हैं। अगर HUF है तो हस्बैंड वाइफ रिलेटिव माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा हमने लिस्ट बना दी, उसमें आए उस एक जने के जिस पर्सन की बात हो रही है उसके कनेक्शन में दूसरे जने में कौन कौन बन सकते हैं। फादर मदर रिलेटिव माने जाएंगे, यानी अगर मुक्कू भाई के आज धीरू भाई साहब होते तो वो फादर जो है धीरू भाई साहब माने जाते। सिमिलरली राधिका के जो फादर हैं वो उनके रिलेटिव माने जाएंगे। सिमिलरली मदर, ब्रदर, सिस्टर, और इसमें सब में स्टेप भी कवर हो रहे हैं। स्पाउस आपका हमेशा रिलेटिव माना गया है, वो तो हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया। सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बट डॉटर इन लॉ इंक्लूडेड है, फादर इन लॉ इंक्लूडेड नहीं है। तो अब अगर फादर इन लॉ इंक्लूडेड नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं राधिका के लिए मुक्कू भाई रिलेटिव नहीं है, बट मुक्कू भाई के लिए राधिका रिलेटिव है।
और ये आप किसी भी केस में कर लो, ये अगर आप दामाद के संग भी करते, दैट इज सन इन लॉ, डॉटर का हस्बैंड, तो भी सेम बात पड़ती। सन इन लॉ आपका रिलेटिव होता, बट सन इन लॉ के लिए आप रिलेटिव नहीं होते। तो ये झोल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये देखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिव कौन है, सेक्शन 2 क्लॉज 77, हमने पहले तो 3 बातें निकाली। पहला हमने कहा भैया HUF के सारे मेंबर अगर HUF है तो रिलेटिव है। दूसरा मैंने आपसे कहा कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ हमेशा रिलेटिव माने जाएंगे। और थर्ड, लिस्ट प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। अब उसमें टोटल हमारे पास अगर आप ओवरऑल मिला के देखो, ऊपर के 2 लोग भी इंक्लूड कर लो तो 10 लोग हैं, वरना 8 ही हैं। ठीक है, मैंने आपके संग HUF और हस्बैंड वाइफ भी इंक्लूड करा। पर अगर आप ऐसे अदरवाइज देखो तो फादर मदर, स्टेप फादर स्टेप मदर इंक्लूडेड, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर इंक्लूडेड, सन डॉटर, डॉटर की स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है बट स्टेप सन इंक्लूडेड है, सन की वाइफ एंड डॉटर का हस्बैंड, ये इंक्लूडेड है। ये टोटल लोग आपके बने। ये रही आपकी चुड़ैल। कह रहे हैं मैम है तो खतरनाक पॉइंट। एग्जैक्टली। और ये बात जिनके दिमाग में आ गई कि भाई साहब रिवर्स गेम है, उसको मस्त आ गया कहीं ना कहीं। ठीक, तो आज के लिए अपन यही रखेंगे। कह रहे मैम एक लास्ट में फटाफट रिवीजन करा दो। As you say my dear, we started with the word act and the Act of Companies Act has come in 2013 replacing 1956 का एक्ट। हमने जब 1956 का एक्ट रिप्लेस किया तो वो धीरे धीरे कर पाए, एक साथ नहीं कर पाए। कंपनीज एक्ट आया है 470 सेक्शन 29 चैप्टर 7 शेड्यूल्स के संग। क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? यस, दिस इज रिटन वेरी क्लियरली इन सेक्शन 1 एंड इट आल्सो सेज दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच एक्चुअली मींस एक्चुअल में वही कहलाएगा। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट जो एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन 6 टाइप्स। बिग्स, you know bigs, banking, insurance, generation of electricity or supply of electricity, and last specific acts। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड थी पुराने एक्ट्स में, वो भी इसमें कवर्ड है, एंड आफ्टरवर्ड्स वाली तो कवर्ड है ही है। सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट जिनको गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उनको भी कवर कर लिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 1। फॉलोड बाय दैट वी स्टार्टेड विद सेक्शन 2 एंड इट टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ डेफिनेशंस। 2 13 लेके आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, ऑल परचेजेस एंड ऑल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148 as notified by central government. Followed by that we did the definition of financial statements, that is under section 2 clause 40। अलीबाबा के कितने चोर? 40। Profit loss, balance sheet, cash flow statement, notes to account, that is annexure to be stated, and statement of changes in equity if any. Cash flow statement is exempted to be prepared by 4 companies, that is dormant, OPC, small and startups. Startups have to be necessarily private companies which are recognized by the Department of Industrial Policy and Promotion, DIP, and ये of course annual filing में default करके ना बैठे हुए हूँ। After that we did 2 clause 41, that is financial year. It started from 1st April and ended on 31st March. Now it is mandatory for every company to follow financial year. Originally 2 years transition period from the commencement of the act was given, which has now actually lapsed and doesn't make any sense. While for the foreign company who has opened a company in India, maybe through a holding or subsidiary or something like that, can follow any other year। अगर उनका होल्डिंग कुछ बाहर का कंपनी जो है वो कुछ और फॉलो करता हो, provided central government has allowed them to do so, they can follow even a shorter period। And last, for the new companies, only for the very first year, there is just one single provision. If you are incorporated on or after 1st January in any particular year, you can complete your first financial year on 31st March of the following year, that is maximum 15 months. However, if you are incorporated before 1st January, that is by 31st December, you shall have to close the first financial year on 31st March of the same, that particular year which is running. This is what we did in 241. Followed by that we did KMP, that is section 2 clause 51. It talks about a lot of things, that is total 6 items. Key managerial personnel means CEO, that is Chief Executive Officer or the Managing Director or the Manager, Chief Financial Officer, Company Secretary, any person or officer you can say who is at a level not more than one level below the BOD, and last any other officer as prescribed, which is right now not prescribed. Whole-time directors of course included in KMP. Followed by that we did a very very important definition, that is officer in default in section 2 clause 60. We talked about 7 items. First we said all the whole-time directors, KMP. If there is no KMP, there can be 2 categories. The BOD may authorize director or directors and they should even give a written consent for the same. However, if there is no such authorization or specification, then entire BOD shall be held liable, जिस पे हमने एक question भी किया था. Apart from that, we said that any person, any director
who was aware of something wrong happening in the company. Now he must have come to know about in 3 ways. First, by virtue of the proceedings in the board. Second, he was present there and he made no objection. Third, he had himself given a written consent for the same. Next, BOD has already given some kind of power, delegated the power to the immediate authority below under BOD or the KMP. Now these people were, they've had the responsibility of filing or, preparation of the annual, accounts and records, but they did not do it carefully and they allowed the wrong things to happen. Next, कहीं ना कहीं BOD आदि है आदि के, that is accustomed to advise, direction and instructions of some other person like promoter. And last, अगर आपकी कंपनी में शेयर इशू या ट्रांसफर हुए हैं तो ऑल द काइंड्स ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, ये सब भी लायबल होंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 60. Followed by that we did managing director, that is 254 managing director. It talks about 3 parts: abs, CNCC and MD बनने के लिए BOD का हिस्सा बनना पड़ेगा. आर्टिकल्स, अग्रीमेंट, BOD शेयर होल्डर्स ने कहा. 4 पावर सब्सटैंशियल नहीं है, कॉमन सील, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक एंड शेयर ट्रांसफर वगैरह करने का काम. ये बात क्लियर हो गई. लास्ट हमने अभी करा 277. यूं तो प्रेमी 75, हमारे रिश्तेदार हैं हमारे 77. टोटल हम बात करें तो पहले 3 बातों की बात करी हमने. इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. HUF के सारे मेंबर्स आपके, ठीक है, अगर HUF है तो चाचा ताऊ वगैरह जो घर का हिस्सा है वो सब भी मेंबर मानिक हुए तो ऑब्वियसली रिश्तेदार हैं. सेकेंड, हमने बात किया हस्बैंड वाइफ. एंड थर्ड, हमने पूरा लिस्ट का बात किया जिसमें हमारे पास 8 लोग हैं. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, इन सबके 5 के स्टेप इंक्लूडेड है. डॉटर बट स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है. स्पाउसेस ऑफ द सन एंड डॉटर, दैट इज सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ये टोटल लोग कवर्ड माने जाएंगे. मैंने एक बात और अपनी तरफ से बताई, ऐसा हो सकता है कि रिश्तेदारी एक तरफ से तो हो पर दूसरी तरफ से वो रिश्तेदारी ना माने जा रही हो. आप इसे लॉ का डिफॉल्ट समझ लीजिए, बट दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, दिस इज इट. वी हैव डन तगड़ा रिविजन इन जस्ट अगेन 5 minutes. ठीक है, I hope मजा आया हो. And in the next class we are going to pick up a very very important topic, that is related party. Right? Take care everyone. Lots of love to you. Keep coming back to see us. Thank you. Bye.